जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम आपका ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी भी तुमने पढ़ी थी क्लास 11 के अंदर ही। अब ह्यूमन ज्योग्राफी और इनमें क्या अंतर है? ह्यूमन ज्योग्राफी क्या करता है? ह्यूमन ज्योग्राफी में हम रिलेशन को समझने का काम करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रिलेशन ये वो वाले नहीं है जो तुम्हारी रिलेशन है, ठीक है, हाँ, कि बाबू थोना, ठीक है, हाँ, वो वाली रिलेशन नहीं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? ये रिलेशन है आपका एनवायरनमेंट के बीच में और इंसान के बीच में। एक ह्यूमन और एक आपका एनवायरनमेंट किस तरीके से कनेक्ट होकर चीजों को समझ पा रहे हैं, उसकी एक जीती जागती मिसाल है और उसी को हम आपका यहाँ पर चैप्टर के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। अब याद करो अपनी पुरानी शक्तियों को। पुरानी शक्तियां कौन सी वाली सर? हमारे पास तो शक्ति ही नहीं थी। हम क्या आपका वो है कोई पियूं 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 क्या स्पाइडरमैन? नहीं नहीं, तुम स्पाइडरमैन नहीं हो। तो समाज ने क्या किया है, हमारे इंसान ने एक समाज डेवलप किया। एक समाज के अंदर कुछ आपका कल्चर बनाया कि आपको जैसे नेचर की पूजा करनी है, जैसे नेचर में आपका जो है पीपल के पेड़ की पूजा करनी है, आपको कुछ लॉज आपका बना दिए। तो ये सारे जो लॉज आपका बनाते हुए गए हैं, तो उससे क्या हुआ, उससे जो इंसान है, इंसान के द्वारा बनाया गया जो एक सोशल समाज है, जो कल्चरल वैल्यूज हैं, वो फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ आपका जुड़ती हुई चलेगी। जैसे हम कहर मचा के दिखाएंगे, तो कर रहे हो क्या वादा? हाँ करेंगे सर। और क्या करोगे? तो तुम्हें बस क्या करना है, तुम्हें अच्छे से कॉपी पेन लेकर जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसकी एक प्रॉपर नोट्स बनाती रहनी है, जो कि तुम्हारे सीयूईटी तक में काम आएंगी तुम्हारे। ये बहुत छोटी छोटी बातें मैं बोल रहा हूं, बट मुझे याद करोगे तुम जब बेसिकली पेपर देने जाओगे सीयूईटी वगैरह का। ये जो 12th क्लास है ना तुम्हारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये तुम्हारी पुरानी 11 क्लासेस के जो पाप हैं, उन पापों को धोने के लिए अगर तुम्हें कोई क्लास भगवान ने दी है तो वो 12th क्लास बनाइए। बाहर का खाना हफ्ते में एक बार खा लो, पर 6 दिन अपने घर में खाना खाओ। तो कोई भी चीज है तो वो लिमिट्स में आपका करनी अच्छी लगती है। ऐसे नेचर भी क्या कह रहा है, तुमको डेवलपमेंट करनी है, करो, बट लिमिट्स एक सेट कर लो। रुकना नहीं है, थमना नहीं है, जब तक तुम्हें खुद को नहीं पाना है और तुम कहर मचाते रहो। मैं तुम्हारे साथ तब तक हूं जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक आपका छोड़कर ना आ जाऊं। ज्योग्राफी वाले आ गए। ओए क्या हालचाल है सभी के? मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका इस आगाज के अंदर, एक ऐसा आगाज जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। जी हां, आ गया है आपके लिए वन शॉट कंप्लीट 12th क्लास के वन शॉट। तो सर वन शॉट क्या मतलब हुआ इसका? जितने भी आपके चैप्टर हैं उन चैप्टर का एक चैप्टर वाइज वन शॉट हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए, और इसके अंदर आपको डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से चैप्टर को पढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। आपके जो भी कंसेप्ट कहीं पर थोड़ी सी रुकावट बन रहे हैं यूनिट टेस्ट के लिए, चाहे आपके प्री बोर्ड के लिए, चाहे आपके बोर्ड्स के लिए, वो हर चीज आपको इस लेक्चर के अंदर मिलने वाली है, और इसका अंजाम आपको तब दिखाई देगा जब आप बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे होंगे। तो मैं शुरू करता हूं आपका यहां से। अब देखिए, पहले अगर आप देखेंगे तो आपके पास 2 किताबें हैं हमारी 12th क्लास के अंदर। उसमें से पहली किताब आपके जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। और फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर यूनिट 1 चैप्टर 1 है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। इसको हम बिल्कुल आराम से आपका तसल्ली के साथ पढ़ते हुए चलेंगे, बट उससे पहले एक चीज, एक मंजर, एक नजरिया, एक जरिया जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, जिसको हम कहते हैं कि ज्योग्राफी इज लव। और इस ज्योग्राफी इज लव का मंत्र मैं ये चाहता हूं कि हर बच्चे तक, हर एक उस जन तक आपका जाना चाहिए जो कि शायद ज्योग्राफी को थोड़ा सा देखता आता हो, या शायद जिसको ज्योग्राफी के बारे में और अंडरस्टैंडिंग समझनी हो। चलिए, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस लेसन के बारे में। देखो इस लेसन के अंदर आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। देखो सबसे पहले अगर हम इस लेसन की आपका बात करते हैं, तो यहां पर अभी तक आप जो क्लास 11th में पढ़कर आ रहे थे, क्लास 11th में हमने क्या किया था? क्लास 11th में हमने 2-3 चीजें आपका समझी थी। हमने सबसे पहले समझा था कि ज्योग्राफी क्या होता है। तो ज्योग्राफी बेसिकली आपका जो है बेसिकली इंटरडिसिप्लिनरी क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, या फिर आप इसको अप्रोच भी कह सकते हैं। अब इसकी जो ब्रांचेस हैं वो ब्रांचेस आपका मतलब बहुत अलग अलग तरीके से आपका डिवाइडेड है। जैसे कैसे सर बताइए जरा एक बार। तो देखो हमने अगर ब्रांचेस के तौर पर देखोगे तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में आपको याद होगा कि हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने आपका जो है उसकी अलग अलग ब्रांचेस पढ़ी थी फिजिकल ज्योग्राफी की। एग्जाम्पल के तौर पर क्लाइमेटोलॉजी, फिर उसके अलावा हाइड्रोलॉजी, फिर उसके अलावा आपका जो है अगर तुम देखोगे तो जियोमॉर्फोलॉजी। ये सारी हमने आपका जो स्टार्टिंग है ये सारी 11th क्लास में कर हम आ चुके हैं। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम आपका ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी भी तुमने पढ़ी थी क्लास 11th के अंदर ही। अब ह्यूमन ज्योग्राफी और इनमें क्या अंतर है?
ह्यूमन ज्योग्राफी क्या करता है, ह्यूमन ज्योग्राफी में हम रिलेशन को समझने का काम करते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी में रिलेशन कैसे आएंगी सर? रिलेशन ये वो वाले नहीं है जो तुम्हारी रिलेशन है, ठीक है, हाँ, कि बाबू थोना, ठीक है, हाँ, वो वाली रिलेशन नहीं। ये रिलेशन है आपका एनवायरमेंट के बीच में और इंसान के बीच में। एक ह्यूमन और एक आपका एनवायरमेंट किस तरीके से कनेक्ट होकर चीजों को समझ पा रहे हैं, उसकी एक जीती जागती मिसाल है, और उसी को हम आपका यहां पर चैप्टर के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। इसीलिए किताब का नाम भी दे रखा है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। अब समझो, ज्योग्राफी सबसे पहले क्या है? इट इज द फील्ड ऑफ इंटेरोगेटिव, एम्पेरिकल एंड प्रैक्टिकल। मतलब अगर आप देखेंगे तो आपका हम जो भी पढ़ने जा रहे हैं उसका बिल्कुल प्रैक्टिकलिटी के साथ संबंध होगा, हम उसको आपका देखते हुए चलेंगे। इसमें हम एक एक कर कर पूरी अर्थ के बारे में आपका समझेंगे, और कैसे आपका ह्यूमन ज्योग्राफी में हम क्या क्या पढ़ते जाएंगे, रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड द नेचर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको अपने दिमाग में रखना है, कि अगर ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में कल को तुमसे कोई पूछे तो तुम मुझे बताते हुए चलना कि भैया ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, रिलेशन बिटवीन द नेचर एंड ह्यूमन। एक और चीज जो मैं आपसे बेसिक नहीं जानना चाहता हूं, जैसे हम अलग अलग आपका 11th क्लास में अप्रोच पढ़ रहे थे, तुमने अलग अलग बंदों के नाम पढ़े थे, कार्ल रिटर का नाम पढ़ा था, अलेक्जेंडर बोन हम्बोल्ट का नाम भी पढ़ा था क्लास 11 के अंदर। मैं तुमसे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहता हूं कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी के फादर के तौर पर किसको जाना जाता है? मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, हु इज नोन एज फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। यह आपका होमवर्क रहा, आप इसे कमेंट सेक्शन में लिखकर ड्रॉप करिएगा, ताकि मुझे यह पता लग सके कि आप लेक्चर को लगातार देख रहे हैं और आपको लेक्चर समझ में भी आ रहा है। अब अगर हमें एनसीईआरटी के हिसाब से चलूं तो एनसीईआरटी में आपके क्या दे रखा है, फंडामेंटल ऑफ, ये जो फिजिकल ज्योग्राफी आप पढ़कर आए थे वो कहां पर, 11th क्लास में। 12th क्लास में जब आप आते हैं तो आपको एक बात समझ में आती है कि हमारे पास जो आपका नेचर है, ये नेचर आपका अब क्या हो गया है, डिटेल्ड में आपका पढ़ने के लिए समझ में आने लग गया है। अब जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि अब यहां से आपका अगर थोड़ा सा तुम समझोगे तो क्या है यहां पर, कि यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द कंसर्न ऑफ ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन इज टू अंडरस्टैंड अर्थ एज अ होम ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थ जो है हमारी, हमने पहले भी पढ़ा था कि ज्योग्राफी क्या होता है, जियो मतलब आपका बेसिकली अर्थ, और ग्राफी मतलब स्टडी, अर्थ की स्टडी को ही हम ज्योग्राफी कहते हैं। तो ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी मतलब आपका हमारी पूरी अर्थ है, और अर्थ में कौन रह रहा है, ह्यूमन बीइंग रह रहा है। तो इन दोनों के रिलेशन को समझने के लिए ही हम ह्यूमन ज्योग्राफी का इन्वेंशन करते हैं। और हम क्या समझते हैं, दस एम्फेसाइज इज ऑन स्टडी ऑफ नेचर एंड ह्यूमन बीइंग। तो हम ज्यादातर आपका किस किस के बीच में फोकस करेंगे, नेचर और ह्यूमन बीइंग के बीच में आपका फोकस करते हुए चलेंगे। अब देखो, एक कंसेप्ट आपका ड्यूलिज्म का तुम क्लास 11th में भी पढ़कर आए थे, बट ड्यूलिज्म का कंसेप्ट एक मैं तुम्हें यहां पर भी पढ़ाऊंगा। हमसे ये बोला गया है कि अगर आप स्टडीज को देखते हैं, अगर आप सब्जेक्ट को समझते हैं, तो ये सब्जेक्ट भी आपका ड्यूलिज्म अप्रोच को फॉलो करता है। अब सर ड्यूलिज्म अप्रोच क्या होता है? ड्यूल का मतलब होता है टू, ऐसी कोई भी चीज जो कि दो अप्रोचेस की तरफ जाती है, या तो एक अप्रोच जो कि बिल्कुल आपका अलग जा रही है और दूसरी अप्रोच जो कि बिल्कुल अलग जा रही है, ये दोनों अप्रोचेस अलग अलग आपका तौर पर फोकस करेंगे। अगर ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें तो ह्यूमन ज्योग्राफी में पहले दो सवाल उठे हैं। कितने सवाल उठे हैं? दो सवाल उठे हैं। दो सवाल कौन से उठे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में? आपका उन्होंने ये बोला, वेदर द ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन शुड बी अ लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग का मतलब है कि आपका बेसिकली इसको क्या हम थ्योरी की आपका हिसाब से पढ़ेंगे, थ्योराइजिंग इफेक्ट के हिसाब से पढ़ेंगे, या हम इसको नोमोथेटिक के हिसाब से पढ़ रहे हैं। अब ये नोमोथेटिक क्या है, 2 मिनट रुकना, अभी सब समझाऊंगा। या फिर दूसरा आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि हम इसको डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ें। डिस्क्रिप्टिव का क्या मतलब होता है? डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कंप्लीट डिस्क्राइब करते हुए, जिसका मतलब क्या होगा, आइडियोग्राफिक। अब आइडियोग्राफिक आपका कैसे है, इन दोनों के बीच में आपका अप्रोच को समझते हुए चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या उठा सर हमारे पास? सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन, अगर तुम्हारे ज्योग्राफी के टीचर स्कूल के अंदर या फिर बोर्ड में भी अगर कोई आपका देख रहा होगा, तो उसके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि पहला बेसिक क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आपका बनना चाहिए वो ये बनना चाहिए कि इडियोग्राफिक और नोमोथेटिक, इन दोनों के बीच में आपका क्या डिफरेंस है। तो अगर इस डिफरेंस को आपको समझना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे साथ जरा थोड़ा सा चलना पड़ेगा। देखो, जब भी हम इडियोग्राफिक की बात करते हैं, इडियोग्राफिक का क्या मतलब होता है? इडियोग्राफिक का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज के बारे में, किसी एक चीज के बारे में कंप्लीट डिटेल्ड स्टडी अगर करते हुए चलते हैं तो उसको डिटेल्ड के हिसाब से ही आपका इडियोग्राफिक कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे अगर मैं तुमसे बात करूं कि मेरे पास आपका जो है बीए के अंदर, जैसे अगर मैं बीए कर रहा हूं तो बीए के अंदर मेरे पास क्या हो गया, बीए के अंदर मेरे पास आपका जो है बेसिकली अलग अलग सब्जेक्ट थे। जैसे एक ज्योग्राफी था,
इसके अलावा आपका जो है क्या हो गया, इसके अलावा एक हिस्ट्री हो गया, एक पॉलिटिकल साइंस हो गया। तो ये क्या है, ये मेरे पास आपका जो है बेसिकली सब्जेक्ट बहुत सारे हो गए। अब मैंने क्या करना शुरू किया, अब मुझे ये लगा कि अब मुझे बीए से एमए की तरफ जाना चाहिए। और जब मैं बीए से एमए की तरफ जा रहा हूं तो एमए में क्या हुआ, अब मैं किसी चीज के अंदर मास्टर्स कर रहा हूं, उस पर्टिकुलर चीज की डिटेल्ड एनालिसिस की तरफ जा रहा हूं। तो एमए में मैंने अपना सब्जेक्ट कंप्लीट आपका क्या कर दिया, ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी सिर्फ मैं ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहा हूं। अगर मैं इसको फर्दर और आगे लेकर जाऊंगा एमए के बाद, तो एमए के बाद आपका जो है अब मैं नेट जेआरएफ क्लियर कर नेट और जेआरएफ क्लियर कर दिया। अब मैं पीएचडी की तरफ जा रहा हूं। अब पीएचडी में क्या हुआ, पीएचडी में मैं किसी एक चीज के ऊपर आपका स्टडी करूंगा। जैसे अगर मान लो ज्योग्राफी के अंदर फिजिकल ज्योग्राफी है, तो फिजिकल ज्योग्राफी में भी मैं क्या पढ़ूंगा, मैं क्लाइमेट के बारे में अपना चूज कर लूंगा, या फिर मैं ओशियंस के बारे में आपका पढ़ना चूज कर लूंगा, या फिर मैं अर्थ के इंटीरियर के बारे में। तो कोई एक चीज, जैसे अगर मैं बात करूं तो मैं ओशियनोलॉजी के बारे में आपका बात कर लेता हूं। ओशियनोलॉजी क्या हो गया कि ओशियंस के बारे में जितनी कंप्लीट डिटेल स्टडी मुझसे हो सकती है वो मैं करूंगा। तो अगर तुमसे कभी एडियोग्राफिक के बारे में पूछे तो एडियोग्राफिक क्या हो गया, ये हमेशा एक इंडिविजुअल केस के ऊपर फॉलो करता है, मतलब ये एक तरीके से आपका पीएचडी वाला कंसेप्ट में आ गया। इसके अलावा उसी के अंदर ये बहुत ही डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग समझाता है, रिच स्टडीज को आपका देखता है और उसकी इन डेप्थ एनालिसिस को आपका समझाने का काम करता है। अगर मैं दूसरी तरफ चलूं तो दूसरी तरफ आपका कंसेप्ट क्या है, नोमोथेटिक का कंसेप्ट है। नोमोथेटिक का कंसेप्ट क्या होता है कि हम किसी भी चीज को पढ़ रहे हैं तो एक जनरलाइज वे में पढ़ रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं तुमसे कहूं कि मान लो मैं बीएससी केमिस्ट्री कर रहा हूं, ठीक है, बीएससी केमिस्ट्री में आपका मैंने पढ़ लिया। अब बीएससी केमिस्ट्री में मेरा ज्यादातर फोकस किस चीज के ऊपर होगा, तो सर केमिस्ट्री के होगा, ओबवियस सी बात है। बट अगर मान लो एक सब्जेक्ट इसमें बायोटेक्नोलॉजी आ गया, तो सर बायोटेक्नोलॉजी आपका सब्जेक्ट जो बताया गया है वो इसलिए बताया गया है ताकि आप इसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेकर आपका समझ सको और इसकी एक बेसिक अप्रोच जो आपको समझ में आनी चाहिए वो आपके क्लियर हो जाए। तो इसको हम सिर्फ जनरल वे में पढ़ रहे हैं कि मतलब पढ़ना है जनरलाइज वे में कि इसकी थोड़ी सी आपका नॉलेज होनी चाहिए, इसको आपका समझ में आना चाहिए, बस उतना ही काम है, ठीक है। तो अगर तुम नोमोथेटिक की अप्रोच की तरफ जाओगे तो रिसर्च में आपका क्या होता है, एक जनरल लॉ जो कि एक बना हुआ होता है पहले से ही, जैसे न्यूटन के लॉ हो गए, तो न्यूटन के लॉ पहले से आपका चले हुए आ रहे हैं कि भैया टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो वो बचपन से चला हुआ आ रहा है, तो उसकी एक अप्रोच आपका तय हो गई है और वो अप्रोच आपका ऐसी की ऐसी चलती हुई आती रहेगी, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब इसके अलावा आपका अगर आप देखोगे तो इसमें क्या होता है, इसमें ज्यादातर आपका स्टैट्स के सर्वे को आपका लिया जाता है, स्टैटिस्टिकल अंडरस्टैंडिंग, मतलब डेटा आपका कलेक्ट करेंगे और फिर उसके बेसिस पर आपका समझाने का काम इसको कर देंगे। तो आई होप तुमको कि आपका ये दो अप्रोचेस समझ में आई होंगी, नोमोथेटिक अप्रोच क्या होती है और एडियोग्राफिक अप्रोच क्या होती है, इन दोनों को आपका समझ में क्लैरिटी तुम्हारे पास कुछ बनी होगी, क्लियर है। तो हमने अभी तक क्या समझा, हमने अभी तक आपका जो है बेसिकली दो अप्रोचेस के बारे में पढ़ा, ड्यूलिज्म कंसेप्ट आया, एक एडियोग्राफिक था और एक नोमोथेटिक था। बहुत बढ़िया सर, ये बात तो हमारे क्लियर हो गई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब वो कह रहा है वेदर इट्स सब्जेक्ट मैटर शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एंड अप्रोच द स्टडी शुड बी रीजनल और सिस्टमेटिक। अब याद करो अपनी पुरानी शक्तियों को, पुरानी शक्तियां कौन सी वाली सर, हमारे पास तो शक्ति ही नहीं थी, हम क्या आपका वो है कोई क्या सर, पीऊं 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 क्या स्पाइडरमैन, नहीं तुम स्पाइडरमैन नहीं हो, तुम आपका क्या हो, तुम आपका जो है बेसिकली अपने आप में ही एक मतलब जानवर तो नहीं हो, इंसानी हो। तो क्या है रीजनल अप्रोच, रीजनल अप्रोच तुमने 11th क्लास में पढ़ी थी, याद आ रहा है क्या, कि जब भी हम कभी किसी रीजन के बारे में आपका पढ़ते हैं डिटेल स्टडी को, तो उसके हिसाब से हम आपका चलते हैं। तो अब वो कह रहा है कि इस सब्जेक्ट को क्या हम आपका रीजनल और सिस्टमेटिक के हिसाब से चलते हैं। आई होप कि रीजनल और सिस्टमेटिक अप्रोच मुझे दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 11th क्लास का कंसेप्ट है और 11th क्लास में अपन पढ़ कर आए हैं और यहां से ज्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हुए भी नहीं दिखाई देंगे। फिर भी एक बार जब आप इसको पढ़ रहे हो तो रीजनल और सिस्टमेटिक अप्रोच को 11th क्लास के कंसेप्ट के हिसाब से पढ़ लीजिएगा। अब वो आगे लेकर चलता है वेदर ज्योग्राफिकल फिनोमिना बी इंटरप्रेटेड थ्योरेटिकली और थ्रू हिस्टोरिक इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। अब वो ये कह रहा है कि क्या हम आपका ज्योग्राफी को सिर्फ थ्योरी के हिसाब से पढ़ के आगे बढ़ जाए, क्या हम सिर्फ इतना समझ लें कि आपका बस एक थ्योरी है, थ्योरी में जो हुआ है वो पढ़ के आपका निकल जाए, या फिर जो इंस्टीट्यूट है जो रिसर्च कर रहे हैं, जो आपका बाकी सारी चीजें कर रहे हैं, उनके हिसाब से आगे बढ़ते हुए जाएं। तो ये बहुत सारे आपका डिबेट यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है और उन डिबेट्स का आपका फाइनली क्या है, फाइनली आपका जो है बेसिकली यहां पर तुम ये समझोगे कि हम एप्रिशिएट करते हैं दैट डायक्टोमी बिटवीन द फिजिकल एंड ह्यूमन इज नॉट वेरी वैलिड वन बिकॉज नेचर एंड ह्यूमन आर
इनसेपरेबल एलिमेंट एंड शुड बी सीन होलिस्टिकली। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग आपका जो है बेसिकली ह्यूमन को एक देख रहे हैं कि ह्यूमन, अभी जैसे तुम आगे आकर आपका अप्रोचेस भी पढ़ोगे, तुमने मतलब क्लास 12th के अंदर ही आपका तुम्हारे कई सारे चैप्टर है जिसमें न्यू डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट आएगा, जिसमें पॉसिबिलिज्म का कंसेप्ट आएगा। तो पहले लोग क्या देखते थे, पहले आपका लोग इंसान को एक तरीके से देखते थे और जो हमारी आपका डिफरेंट अप्रोच है जैसे नेचर को देखने की, वो अलग देखते थे। पर इस बात में कोई भी दो राय नहीं होनी चाहिए, इस बात में कोई भी दो राय नहीं होनी चाहिए कि इंसान जो हमारा ह्यूमन है और जो हमारी आपका पृथ्वी है या जो हमारी अर्थ है, ये दोनों इनसेपरेबल है। इनसेपरेबल मतलब इनको अलग नहीं किया जा सकता, ये दोनों एक साथ चलेंगी, क्योंकि इंसान हमेशा नेचर से ही चीजें लेकर उसके रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर कर अपनी डेवलपमेंट करता रहेगा समय समय पर। और जब भी नेचर को ऐसा लगेगा कि इंसान ओवर पावर करने की कोशिश कर रहा है, तो नेचर उसको अपनी कहानी याद दिलाती रहेगी कि वो कहां से डेवलप्ड होकर आया है। तो दोनों चीजों को आपका सेपरेट करना क्या है, बिल्कुल ही इम्पॉसिबल सा है। बहुत बढ़िया सर, ये बात हमारे समझ में आ गई है। अब अगर मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा, तो ध्यान से समझते हुए चलना, जब भी हम आपका बात करते हैं, जैसे हम जब भी आपका जो है बात करेंगे किसकी, फेस ऑफ द अर्थ की, तो कभी कभी आपका फेस ऑफ अर्थ की, भाई जैसे तुम्हारा एक चेहरा है, जैसे तुम्हारे दिमाग में आपका एक चेहरा घूम रहा होगा, मैंने तुमसे कहा कि एक बार आंखें बंद करना, आंखें बंद करके आपका चेहरा ध्यान करो। अरे सर पुराने चेहरे भी याद आ रहे हैं सर, कुछ कुछ सर नए वाले भी याद आ रहे हैं सर, पर वो सर अब तो आंखें भी दिखाई देने लग गई हैं सर आंखें खुलवा दो सर। ठीक है, तो आंखें खोल लो बेटा। तो अगर वो आपसे कह रहा है, अगर वो कह रहा है कि अगर हमें ज्योग्राफी का फेस समझ में आ रहा है, मुझे तो ज्योग्राफी का फेस दिखाई दे रहा है, तो ज्योग्राफी के फेस के तौर पर क्या देखूंगा, देखो अगर मैं ज्योग्राफी के फेस के तौर पर देखूंगा, तो ज्योग्राफी का जो फेस है उसमें आई जो है, आंखें जो है, आंखें, ये आंखें स्टॉर्म है। स्टॉर्म मतलब आपका जो है बवंडर टाइप जो आता है। अगर माउथ की बात करें, मुंह आपका देखोगे तो माउथ कौन है, उसका रिवर है। अगर स्नाउट की बात करोगे, स्नाउट बोलते हैं नोज को, नाक, तो वो कौन है, ग्लेशियर है। ग्लेशियर से आपका जो है बहुत जरूरी है हमारे यहाँ। और अगर तुम नेक को देखोगे तो नेक क्या है तुम्हारी, इस्थुमस है। अगर इस्थुमस आप, अच्छा इसके बाद अगर प्रोफाइल देखोगे उसकी पूरी, कि प्रोफाइल क्या है, कैसे वो डेवलप्ड हो पाती है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सॉइल चाहिए। अब तुम में से कई सारे बच्चे आपका बिल्कुल बेहोश हो जाएंगे कि ये इस्थुमस शब्द क्या है, इस्थुमस। तो बेटा तुमने आपका, अगर तुमने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल थोड़ा बहुत किया हो, तो तुमने 11th क्लास में 2-3 चीज़ों के बारे में आपका पढ़ा होगा। एक थी इस्थुमस, अगर नहीं पढ़ा है तो आपका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक थी कैनाल, ठीक है, इसके अलावा एक थी स्ट्रेट। क्या याद आ रही है तुम्हें, ये सारी बातें याद आ रहा है? और अच्छा, अगर इनके और भी अच्छे एग्जांपल दिलवाने शुरू करूं, तो स्ट्रेट में एक आपका जो है, तुम्हें कौन सी स्ट्रेट दिखाई दी थी, कोई मुझे बता सकता है क्या? इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी स्ट्रेट दिखाई देती है सर? पॉक स्ट्रेट। सर याद आ रहा है सर, कुछ कुछ याद आ रहा है सर, कैसे याद आ रहा है? ये इंडिया था सर, यहां पर आपका श्रीलंका था, और ऐसी आपका जो है जगह जो कि किसी दो लैंड मासेस को कनेक्ट करने का काम करती है, उसको स्ट्रेट कहते हैं। ऐसे कैनाल होती है सर, कैनाल के बारे में भी हमने समझा था। तो ऐसे इस्थुमस होती है वाइड बाउंड्री, जो कि आपका कनेक्टेड होती है कहां पर, किसी कंट्रीज के साथ या फिर किसी लैंड बाउंड्री के साथ। तो ये इस्थुमस उसकी बात हो रही है। चलो सर, ये बात भी आपने समझा दी। अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि अगर तुमसे दोबारा रिपीट करवा ले वो कि क्या है, तो भाई एक फेस है किसी का, हमारी ज्योग्राफी एक फेस के तौर पर है, तो उसकी जो आंखें हैं, आंखें कौन है, स्टॉर्म है। अगर उसका माउथ देखोगे तो माउथ कौन है, रिवर है। अगर उसकी आपका स्नाउट देखोगे, नोज देखोगे तो कौन है, ग्लेशियर है। और अगर उसके नेक को देखोगे, नेक मतलब गर्दन हो गई तुम्हारी, तो वो कौन है, इस्थमस है। तो इसी तरीके से आपका जो है हमारे क्या दे रखा है, एक कंप्लीट ज्योग्राफर्स ने डिटेल्ड एनालिसिस दे रखा है कैसे आपका चीजों को समझाना है। अब जरा बहुत ध्यान से समझा, यहां से तुम्हारे पेपर में आपका क्वेश्चन बनते हुए तुम्हें दिखाई देते हैं। जैसे अगर मैं तुमसे आपका बात करूं कि ह्यूमन ज्योग्राफी को किस हिसाब से डिफाइन किया जाएगा, देखो मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जो कि तुम्हारे दिमाग में फंस जानी चाहिए। वो ये है कि 2025 में, ठीक है, कब सर, 2025 में, यहां से सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा है। यहां से सीबीएसई ने क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है। और अगर सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा है तो इसका मतलब है कि उसने अगर मान लो अभी रेड जेल की डेफिनेशन पूछ ली, एक डेफिनेशन लिख के देगा वो, और एमसीक्यू में पूछेगा कि ये किसकी डेफिनेशन है। तो ये जो नाम है ना, रेटजल, एलन सी सैंपल, पॉल विडाली ब्लाचे, ठीक है,
इनके नाम को तुम्हें याद रखना है। सर कैसे याद रखेंगे? तो एक बार जरा थोड़ा सा समझा देते तो आपका बहुत अच्छा होता। जरा ध्यान से देखो, अब अगर तुम इस ध्यान की अप्रोच को आपका लेकर जा रहे हो तो ये भाई साहब कौन है? ये भाई साहब है आपका रेटजल भाई साहब। ये कौन है दीदी? ये एलएनसी सैंपल है। और इसके अलावा भाई साहब ये कौन आ गए? तो ये आ गए पॉल विडाली-ब्लाचा। वैसे मैंने तुम्हें आपका एक क्वेश्चन पूछा था तुमसे, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कौन है? अगर अब भी तुम नहीं बता पा रहे हो तो फिर कुछ ना कुछ दिक्कत है। देखो मैं पहले आपका तुम्हें पूरी डेफिनेशन समझा देता हूं। डेफिनेशन समझने के बाद पेपर के पर्सपेक्टिव से अगर एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं उसके लिए कैसे याद रखोगे वो भी समझाता हुआ चलूंगा। जरा ध्यान से समझना। सबसे पहले आपका डेफिनेशन आती है रेटजल भाई साहब की। रेटजल चाचा क्या कह रहे हैं? रेटजल चाचा आपका कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं। देखो हमारे यहाँ अगर आपका जो है कोई भी बंदा होगा तो वो चाचा जी हैं। चाचा जी क्यों हैं? क्योंकि वो हमारे आपका जो है बेसिकली दोस्ती रहे हैं। और अगर कोई हमारे यहाँ आपका दीदी आएंगी तो उनको अपन क्या कहेंगे? उनको अपन दीदी बोल देंगे। ठीक है, चलो अब सुनो। देखो ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस। बहुत बढ़िया बात है। अब वो क्या कहना चाह रहा है? अब वो कह रहा है सिंथेटिक स्टडी। सिंथेटिक मतलब आपका जो है बेसिकली अगर तुम देखोगे तो एक दूसरे को, वही वाली बात है कि सेपरेट नहीं किया जा सकता। आप इसको एक कंप्लीट होलिस्टिक वे में पढ़ेंगे कि हमारी जो ह्यूमन सोसाइटी है वो भी एक पार्ट है और जो हमारी अर्थ सरफेस है वो भी, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर तुम कभी भी देखोगे तो इसमें सिंथेसिस किसके ऊपर दिया गया है? इसमें जो डेफिनेशन आपको बता रखी है उसमें वो ये बता रहा है कि ह्यूमन और जो नेचर है वो एक साथ कंबाइंड स्टडी को आपका करता हुआ जाएगा। सर इसको याद करने का तरीका कैसे है? अभी समझाऊंगा, पहले एक बार तीनों डेफिनेशन देख लो। दूसरी डेफिनेशन जो आती है वो आती है एलएनसी सैंपल की। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप। क्या है? चेंजिंग रिलेशनशिप। चेंजिंग रिलेशनशिप कैसे? ये वैसी वाली रिलेशनशिप नहीं है जैसे आज की दुनिया में आपका चल रहा है कि एक आपका रिलेशनशिप खत्म हुआ तो दूसरी आपका रिलेशनशिप की तरफ चले गए। तो चेंजिंग रिलेशनशिप का मतलब होता है, जब भी हम चेंजिंग रिलेशनशिप की तरफ जाते हैं, बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, क्या बोल रहा हूं मैं। अनस्टेबल मैन का, अनरेस्टिंग मैन का क्या मतलब होता है? अनरेस्टिंग मैन का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जो कि बिना थके हुए, बिना थके, बिना रुके लगातार चलता जा रहा है। जब से ह्यूमन ने आपका बेसिकली नेचर को समझा है तब से वो आपका क्या कर रहा है? टेक्नोलॉजिया बढ़ाता हुआ जा रहा है। टेक्नोलॉजिया के साथ आपका वो क्या कर रहा है? कोलैबोरेशन कर रहा है। और जो हमारी आपका एनवायरनमेंट है उससे क्या कर रहा है? उससे चीजें लेता हुआ जा रहा है। तो वो क्या कर रहा है? धीरे धीरे करके आपका जो है एनवायरनमेंट को जितना ज्यादा समझता जा रहा है उतना ही ज्यादा वो और तेजी से काम चलता जा रहा है। तो क्या है? अनरेस्टिंग मैन है। और अनस्टेबल अर्थ का क्या मतलब होता है? अनस्टेबल अर्थ का मतलब होता है कि जो हमारी अर्थ भी है ना, हमारी पृथ्वी माँ जो है वो भी अनस्टेबल से है। मतलब ऐसा नहीं है कि स्टेबल हो गई है एक बार कि अब वो ना तो कभी कहीं किधर की तरफ आपका कोई एनवायरनमेंट मूव करेगा, ना तो ऐसा होगा कि कॉन्टिनेंट एक दूसरे की तरफ आपका कभी नहीं जाएंगे, ना ही ऐसा कभी होगा कि जो रिसोर्सेज मिले हैं वो उतने के उतने ही रहेंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। तो ये सब क्या है? ये सब एक तरीके से आपका जो है अनस्टेबल है। मतलब आज कोई चीज तुम्हारे पास ज्यादा तरीके में है, ज्यादा मात्रा में है, तो कल को हो सकता है कि वो चीज आपका थोड़ी सी कम हो जाए। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं किसके बीच में? अनरेस्टिंग मैन और अनस्टेबल अर्थ के बीच में जब हम स्टडी करते हैं। तो ये किसने दी है आपका डेफिनेशन? एलएनसी सैंपल ने दी है। बहुत बढ़िया सर। इसके अलावा एक और रिलेशनशिप आपका समझते हैं, कंसेप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम अ मोर सिंथेटिक नॉलेज ऑफ फिजिकल लॉज गवर्निंग आर अर्थ एंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग बीइंग विच इनहेबिटेड का क्या मतलब होता है? ये किसने बताया? तो ये भाई साहब आए पॉल विडाली-ब्लाचे। बहुत बढ़िया सर। अब देखो इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि हमारी जो आपका बेसिकली हम रिजल्ट देख रहे हैं या जो हम आपका स्टडी कर रहे हैं किसकी? ह्यूमन ज्योग्राफी की। उसमें क्या हो रहा है? इट इज मोर सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर तुम आपका देखोगे कि फिजिकल लॉज जो हमारे पास आपका दे रखे हैं, जो उसको चलाने के लिए, जो नेचर को चलाने के लिए, जो ह्यूमन को चलाने के लिए कुछ सर्टेन लॉज हैं, फिजिकल लॉज जो कि उसको गवर्न कर रहे हैं हमारी अर्थ को, ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग बींग्स, जो उसको क्या करते हैं? जो उसको यूज कर रहे हैं। तो इसमें भी क्या बता रखा है? इसमें भी आपका लिविंग बींग्स और जो हमारा नेचर है, अर्थ है, उन दोनों के बीच में आपका रिलेशन बता रखा है। अब सर ये याद कैसे होंगे? सबसे बड़ी बात आपका जो है हमें ये समझनी चाहिए कि सर ये याद करने का तरीका कैसे है। देखो जरा ध्यान से देखो, तीनों डेफिनेशन को अगर तुम ध्यान से देखोगे, तीनों डेफिनेशन में तो कहीं पर भी सिंथेटिक नाम की आपका चीज दिखाई नहीं दी है। सिंथेटिक आपका नाम की चीज कहीं पर भी दिखाई नहीं दी है। तो बहुत बढ़िया। तो सर सिंथेटिक अगर नहीं दिखाई दिया तो इससे क्या समझूं मैं? सिंथेटिक से तुम ऐसे याद रख सकते हो, सिंथेटिक इज इक्वल टू रेटजल भाई साहब। सिंथेटिक इज इक्वल टू रेटजल भाई साहब।
अगर किसी डेफिनेशन में तुम्हें सिंथेटिक शब्द आपका दिखाई दे जाए तो इसका मतलब है कि वो रेड जेल से आपका दिखाई दे जाएगा। क्या कहीं और लिख रखा है सिंथेटिक नाम का शब्द? आंसर इज नो। दूसरा, जब वो आपका बात करे अनरेस्टिंग मैन के बारे में, अनरेस्टिंग मैन के बारे में, यही शब्द आपका देखकर वैसे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ, जैसे वो आपका ये दो बातें लिखता हुआ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप किसकी बात कर रहे हैं? हम अब बात कर रहे हैं एलन सी सैंपल के बारे में, एलन सी सैंपल के बारे में। तो ये सर आपने एलन सी सैंपल के बारे में लिख दिया। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आप बात करेंगे तो आपको कंसेप्शन नाम का एक शब्द दिखाई देगा स्टार्टिंग ऑफ द डेफिनेशन में। कंसेप्शन की जब वो बात करें, या अगर कंसेप्शन भी याद ना रह जाए तो फिजिकल लॉस को याद रखिएगा। तो फिजिकल लॉस की आपका जब वो बात करेगा तो फिजिकल लॉस की बात करते ही आप कहां चले जाएंगे? पॉल विडाल ली ब्लाचे, ठीक है, ये डेफिनेशन याद रखिएगा। तो ये क्यों बताए हैं सर? ये बताए हैं ताकि आप इससे एमसीक्यू अटेम्प्ट कर पाओ, और एमसीक्यू अटेम्प्ट करने की आपका टेक्निक है जिससे आप पेपर में आसानी से चीजें कर पाएंगे। आई होप कि तुम्हें ये तीनों डेफिनेशन आपका बिल्कुल समझ में आ गई होंगी और तीनों डेफिनेशन को आप अब अच्छे से समझते हुए चलेंगे। बहुत बढ़िया। अब सर, अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। आप सर नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी को कैसे समझते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी का भी कोई नेचर है क्या? हाँ है, ध्यान से सुनिएगा। नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की जब हम बात करते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एनवायरमेंट, सोशियो कल्चर एनवायरमेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग थ्रू म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन द ईच अदर। बहुत बढ़िया सर। इस शब्द का आपका अगर तुम मतलब समझ गए तो तुम्हें बहुत सारी चीजें क्लियर होती हुई जाएंगी। ध्यान समझना, उसने क्या कहा? इंटर रिलेशनशिप। इंटर रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है? एक दूसरे के साथ जो आपका उनकी क्या है? रिलेशनशिप चलती हुई आ रही है। किस किस के बीच में? फिजिकल एनवायरमेंट। अब पहला शब्द आपका यह आता है कि सर फिजिकल एनवायरनमेंट को समझने के लिए मैं क्या करूं? फिजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है? फिजिकल कहते किसको हैं? एक बार अपनी शक्तियों को याद करो, 11th क्लास वाली। फिजिकल के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था? फिजिकल के अंदर हमने आपका रिवर्स के बारे में पढ़ा था, रिवर्स के अलावा आपका ग्लेशियर के बारे में पढ़ा था, ग्लेशियर के बारे में आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ा था। ये सारी शक्तियां आप याद कर पा रहे हो? लेक्स हो गया, इसके अलावा आपका जो है बेसिकली साइक्लोन वगैरह जो तुम देख रहे थे, ठीक है, फिर उसमें आपका और भी चीजें आ रही थी। तो ये सब क्या है? ये फिजिकल एनवायरनमेंट है। ये सारी चीजें क्या है? ये सब फिजिकल एनवायरनमेंट का हिस्सा है। और दूसरा क्या उसने बताया? दूसरा उसने बताया है कि भाई साहब सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। सोशियो कल्चर क्या होता है? सोशियो कल्चर होता है जो हमारा समाज है, सोशल समाज, और उसमें जो एक कल्चर डेवलप्ड हुआ है, जो कि किसने किया है? जो कि ह्यूमन बीइंग ने किया है। तो समाज ने क्या किया है? हमारे इंसान ने एक समाज डेवलप किया, एक समाज के अंदर कुछ आपका कल्चर बनाया कि आपको जैसे नेचर की पूजा करनी है, जैसे नेचर में आपका जो है पीपल के पेड़ की पूजा करनी है, आपको कुछ लॉज आपका बना दिए। तो ये सारे जो लॉज आपका बनाते हुए गए हैं, तो उससे क्या हुआ? उससे जो इंसान है, इंसान के द्वारा बनाया गया जो एक सोशल समाज है, जो कल्चरल वैल्यूज हैं, वो फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ आपका जुड़ती हुई चली गई। जैसे गंगा हमारी माँ है, तो गंगा हमारी माँ है तो वो क्या कर रही है? वो रिलेशनशिप दिखा रही है किसके बीच में? इंसान के बनाए हुए समाज और कल्चर के बीच में, और जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसके बीच में। तो ये क्या हो गया? ये एक आपका रिलेशन हो गया। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा? अब अगर मैं और इसको आपका आगे की तरफ लेकर चलूं, तो तुमने आपका क्या देखा होगा? तुमने 11th क्लास में देखो, फिर वही वाली बातें आ गई कि ज्योग्राफी में देखा होगा फिजिकल एनवायरनमेंट। तो फिजिकल एनवायरनमेंट में क्लाइमेट, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, फ्लोरा, फौना वगैरह, और फिर आपका जो है अगर तुम फिजिकल एनवायरनमेंट, हाउसेज, विलेज, सिटीज, ये सारी चीजें आपका तुमको दिखाई देती हैं। तो एक तरीके से आपका वो तुमसे क्या कह रहा है? वो तुमसे यही बताना चाह रहा है कि कैसे आपका इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप स्थापित होता जा रहा है। सर से इतनी बात समझ में आ गई? जी सर, आ गई है। आगे बढ़ सकते हो आप सर। एक नंबर चीजें आपका समझ में आ रही हैं सर। अगर कोई दिक्कत होगी तो हम आपको बीच में लिखते रहेंगे। बीच में लिखते इसलिए रहेंगे सर क्योंकि हमें आपका यहां से समझ में भी आ रही हैं चीजें, और हम कहर मचा के दिखाएंगे। तो कर रहे हो क्या वादा? हाँ करेंगे सर। और क्या करोगे? तो तुम्हें बस क्या करना है, तुम्हें अच्छे से कॉपी पेन लेकर जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसकी एक प्रॉपर नोट्स बनाती रहनी है, जो कि तुम्हारे CUET तक में काम आएंगी तुम्हारे। ये बहुत छोटी छोटी बातें मैं बोल रहा हूं, बट मुझे याद करोगे तुम जब बेसिकली पेपर देने जाओगे CUET वगैरह का, और जो चीज़ें तुम करते हो जाओगे, फिर तुम कहोगे, मतलब मैं तुमसे एक बात आपका हमेशा बोलूँगा कि ये जो 12th क्लास है ना तुम्हारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये तुम्हारे पुरानी 11 क्लासेस के जो पाप हैं, उन पापों को धोने के लिए अगर तुम्हें कोई क्लास भगवान ने दी है तो वो 12th क्लास बनाई है। कि अगर तुम 12th क्लास में एक बार आपका अच्छे नंबर लेकर आ जाओगे तो वो बाकी 11 क्लासेस क्या हो जाएंगी? वो बिल्कुल आपका कोई याद ही नहीं रखेगा कि उसमें तुमने क्या किया। ठीक है, चलो
अब देखो, तो अगर हम क्या कर रहे हैं, हम आपका एक तरीके से जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्होंने क्या क्या क्रिएट किया है, तो उन्होंने सर आपका बहुत सारी चीजें क्रिएट की हैं, जैसे हाउसेज, विलेजेस, सिटीज, रोड, रेल नेटवर्क, इंडस्ट्रीज, फार्म्स वगैरह, ये सारी चीजें आपका यहां पर देखने को मिल जाएंगी। अब सर एक शब्द आता है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। वाह सर, ये शब्द तो आपका सर पहले आप समझा दो, फिर उसके समझाने के बाद ही हम आपका जो आगे बढ़ेंगे। अच्छा देखो, मैंने तुम्हें सिस्टमैटिक अप्रोच के बारे में आपका बताया था हमारे तब, ये मैंने आपका तुम्हें होमवर्क दिया है कि हम दो चीज़ों के बारे में आपका समझते हुए चलेंगे, एक तो सिस्टमैटिक अप्रोच और एक रीजनल अप्रोच। फिजिकल और ह्यूमन बीइंग कैसे आपका कनेक्टेड है, ह्यूमन ज्योग्राफी आपका क्या है, ये मैं बता चुका हूं तुम्हें। इसके बाद अब जो हम आए हैं, अब हम आए हैं प्रॉपर आपका नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन की तरफ। पहला पॉइंट, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। देखो, इसको समझने के लिए पहले आप नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन को समझ लो कि नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन होता क्या है। मैं तुमसे अगर ये कहूं कि तुम हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, हिस्ट्री तुमने आपका पढ़नी शुरू कर दी, सर थोड़ी सी बोरिंग तो हो जाती है सर, हिस्ट्री सो जाते हैं हम तो आपका हिस्ट्री पढ़ते हुए, हम तो सब सर हिस्ट्री क्या, हमें तो वैसे नींद आती है सर, 24 घंटे में से 18 घंटे तो हम नींद में रहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अब अगर तुम आपका गए, मान लो तुमने आपका क्या कर दिया, तुमने आपका पढ़ाई शुरू कर दी, हिस्ट्री जब तुमने आपका पढ़नी शुरू की तो बेसिक क्या हुआ, तुम्हें यह पता लगा कि इंसान कहां से आया। अच्छा, इंसान कहां से आया ये भी देखना पड़ेगा क्या, ये भी हम ही पढ़ेंगे? नहीं नहीं, तुम्हें नहीं पढ़ना, तुम्हें बस इतनी सी कहानी समझनी है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वगैरह की कहानी आपका तुम्हें देखनी है, या फिर इंसान किस तरीके से आपका डेवलप्ड हुआ वो समझना है। सर ये पढ़ना पड़ेगा क्या? नहीं समझना पड़ेगा, नहीं बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ेगा, पर तुम इतनी कहानी समझो। जब भी मैं तुमसे ये कहूं नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन का क्या मतलब होता है, जो मेरा इंसान है, जो मेरा आपका ह्यूमन है, ये बेचारा अभी भोला है, ये कैसा है अभी, ये बेचारा अभी आपका भोला है, और इस भोले इंसान को नेचर के बारे में कुछ भी पता नहीं था बहुत ज्यादा। तो अगर कोई भी चीज जो नेचर ने इसको दी है, ये उसी हिसाब से चलता हुआ आ रहा है, उसी चीजों को आपका फॉलो करता हुआ आ रहा है, और उन्हीं चीजों के साथ आपका आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। अगर इसको नेचर ने कहीं जैसलमेर जैसे इलाके में पैदा कर दिया, जैसलमेर जैसे इलाके में पैदा कर दिया भयंकर गर्मी में, तो ये बेचारा इतना आपका दम नहीं रखता है कि ये अपनी स्थिति को बदलाव कर सके या अपनी स्थिति को आपका चेंज कर सके और एसी वगैरह डेवलप कर ले। तो इसका मतलब है सर कि अभी ज्यादा पावरफुल कौन दिखाई दे रहा है? सर क्या एक्सट्रीम पावरफुल हो जाएगी? आंसर इज नो, नेचर कभी भी आपका एक्सट्रीम पावरफुल नहीं होता, बट पावरफुल है। तो जब स्टार्टिंग में तुम कभी भी नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन के बारे में समझने की कोशिश करते हो, तो ये पहला स्टेप था जहां से इंसान ने नेचर को समझना शुरू किया। नेचर का पहली बार आपका क्या हुआ, उसके समझ में आया, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जहां से ह्यूमन और नेचर की आपका दोस्ती होनी शुरू हो रही है। इन दोनों के बीच में अब क्या हो जाएगी, दोस्ती होनी शुरू हो जाएगी। तो जब क्या होगा, जब मैन इंटरेक्ट विद द नेचर विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजिया, ठीक है, किसकी मदद से? टेक्नोलॉजी है। ये मैंने टेक्नोलॉजी गलत लिख दिया, तुम टेक्नोलॉजिया लिखना, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिया मतलब पेपर में मत लिख के आ जाए टेक्नोलॉजिया, हाँ पता चला कि वो फिर टेक्नोलॉजिया मास्टर भी नंबर दे रहा है टेक्नोलॉजिया के हिसाब से, ठीक है, यस। फिर दूसरा क्या है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट व्हाट ही क्रिएट्स बट विद व्हाट टूल्स ही यूज टू क्रिएट। तो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन आपका क्या समझ में आता है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कहीं पर कि उसने आपका क्या क्रिएट किया है, कोई जरूरी नहीं है। व्हाट ही क्रिएट्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, पर उस समय पर यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था किसकी मदद से वो बना रहा है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर आग निकल कर आई, हमने आग को आपका खोज लिया, आग खोज तो ली, आग खोजी ये बड़ी बात नहीं थी। आगे आने वाले समय में आग का इस्तेमाल करने के लिए यह जरूरी था कि आग किसकी मदद से खोजी गई है। क्या पत्थर रगड़े, पत्थर के रगड़ने से आग निकली है? अगर कोई चीज आपका सेब गिरा पेड़ पर न्यूटन साहब के, तो वो क्यों गिरा, गिर गया ये बड़ी बात नहीं है, क्यों गिरा, क्या कंसेप्ट था, वो ज्यादा समझना जरूरी था। तो इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब यह हुआ कि हम किस चीज की मदद से आपका कोई भी चीज बना रहे हैं वो जानना ज्यादा जरूरी है रादर देन कि वो क्या बना रहा है। टेक्नोलॉजी इंडिकेट्स द लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। इससे क्या मतलब हुआ, अगर तुम आज देखते हो, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं पहले के जमाने की बात करूं, सन 2000 से 2000 तक की बात कर लेते हैं, चलो 2000, 2001, 2002, 2003, तुम तो शायद पैदा भी नहीं होगे उस टाइम तक, तो 2003, 2004 तक की आपका करीब की बातें करें, तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि ऐसा समझ लो, क्या समझ लो सर कि भाई साहब
तुम उस समय आपका कहानियां सुनते थे कि लालटेन में आपका बैठकर पढ़ रहे हैं लोग, लालटेन में बैठकर पढ़ रहे हैं, मिट्टी का तेल डालकर पढ़ रहे हैं, डिबिया में पढ़ रहे हैं। कोई आपका जो है कह रहा है कि भाई साहब अगरबत्ती की आपका लाइट में बैठ के पढ़ता था मैं, देख रहे हो लॉन्डो को देख रहे हो सर, ये तो मेरे दिमाग में आपका चल रही थी स्टोरी सर, ये तो आपने मेरी दिल की बात पकड़ ली। मैं तो सर सोच के बैठा था कि जिस दिन मेरी आपका सक्सेस आएगी, आपको इंटरव्यू दूंगा ना मैं, उस दिन मैं आपका यही स्टोरी तो सुनाने वाला था। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में पेपर नहीं चल रहे हैं, टॉप करने की बातें चल रही है, चल क्या रहा है सक्सेस स्टोरी कि सर जब आपका इंटरव्यू में दूंगा मैं तो क्या कैसी बातें करूंगा। तो मैं एक बताऊंगा सर, अगरबत्ती की लाइट में पढ़ता था मैं। अबे इधर देखो, हाँ अगरबत्ती की लाइट में पढ़ रही है। तो क्या हुआ 2000 में आपका जो है देखोगे तुम, तो क्या हुआ उसमें छोटे छोटे आपका लाइट्स के इन्वेंशन हुए। फिर धीरे से आपका क्या हुआ, लाइटें और बढ़ने लग गई। फिर इन्वर्टर आ गया, इन्वर्टर के बाद फिर आपका जनरेटर, ये सारी चीजें आपका जो देखने लग गए। तो क्या हुआ, इन्वेंशन होते जा रहे हैं नए नए। इन्वेंशन से क्या पता लग रहा है कि धीरे धीरे कर इंसान ने ऐसी चीजें बना ली हैं जो कि समाज का औधा बढ़ा रही हैं। समाज में आपका ये पता चल रहा है कि कैसे डेवलपमेंट आपका होता हुआ जा रहा है। तो समाज के डेवलपमेंट, सोसाइटी के डेवलपमेंट को समझने के लिए क्या हमें पता लगेगा, हमें टेक्नोलॉजी आपका समझ में आनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी किस हिसाब से डेवलप करी गई है। वो हमें क्या बताएगी कि हमारे सोसाइटी का कल्चरल डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है। अब हम क्या क्या समझते हैं, तो सबसे पहले हमें अंडरस्टैंडिंग द नेचर हेल्प्स टू क्रिएट टेक्नोलॉजी। अगर हम नेचर को समझेंगे तो उससे आपका क्या समझ में आएगा, हम नई टेक्नोलॉजी आपका बना सकेंगे। दूसरी बात, हम इससे क्या कर सकेंगे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रिक्शन एंड हीट। हमें क्या निकल कर आया, अगर हमने आपका जो है फ्रिक्शन समझ लिया, हीट समझ लिया, तो इससे हमारी किस चीज की डिस्कवरी हुई, फायर की डिस्कवरी हुई, आग लग गई। अंडरस्टैंडिंग डीएनए, डीएनए अगर हमें पता लगा तो डीएनए से हमें क्या पता लग गया, डीएनए से हमें यह पता लग गया कि हमारे खून के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या डिसीज हो सकती हैं। अगर डीएनए आपका हमारा पता लगा पा रहा है कोई डॉक्टर, तो उसे यह पता लग जाएगा कि किस तरीके की आपका जो है डिसीजेज है और उनको खत्म करने के लिए एंटीवायरस क्या बनाया जा सकता है। अगर हम लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझे तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझकर हमने आपका प्लेन बना दिया। हम अब एक कंट्री से दूसरी कंट्री बहुत जल्दी आसानी से जा सकते हैं, आसान हो गया है। तो इससे क्या हुआ, जो हमारे प्लेन्स हैं वो आपका जल्दी समझ में आ गए। नॉलेज अबाउट नेचर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू डेवलप टेक्नोलॉजी। अगर हमें आपका नेचर के बारे में ही समझ में नहीं आएगा कि हवा किस डायरेक्शन में बहती है, हवा जो आपका चलती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है, हवा आपका जो ऐसे ही क्यों चल रही है, क्यों हाई प्रेशर है, क्यों आपका जो है एनवायरमेंट बहुत जरूरी है। तो अगर हम क्या समझेंगे, अगर हम आपका जो है बेसिकली नेचर को समझ जाएंगे तो हमें टेक्नोलॉजी बनाने में आसानी से मदद हो जाएगी। एंड टेक्नोलॉजी लूजन टू शेकल द एनवायरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसके अलावा द इंटरेक्शन बिटवीन प्रिमिटिव सोसाइटी, प्रिमिटिव का क्या मतलब होता है, प्राचीन सभ्यता, प्रिमिटिव सोसाइटी एंड नेचर इज कॉल्ड एज एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना। पहला शब्द क्या आ गया है, पहला शब्द आ गया है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, ये पहला आपका पॉइंट आ गया है। अब यहां से पेपर में आपका बहुत कंफ्यूजन होगी और यहां से सीयूईटी जैसे आपका एग्जाम में भी पेपर में क्वेश्चन बनते हुए तुम्हें दिखाई देंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। अब एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में क्या हुआ, ह्यूमन इंटरेक्टेड विद द एनवायरमेंट, ठीक है, एंड डेवलप्ड टेक्नोलॉजी आपका जो है डेवलप करना शुरू कर दिया, टेक्नोलॉजी को डेवलप करना शुरू कर दिया। एंड इससे क्या हुआ, इससे हमें आपका जो है इन्वेंशंस देखने को मिले। तो इसका क्या मतलब है कि अभी इंसान को इंटरेक्ट करने का मौका मिला, इंटरेक्शन किए उसने आपका नेचर के साथ, और नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हुए वो आपका चीजों को समझता हुआ आ गया। बहुत बढ़िया भैया, ये तो आपने बिल्कुल एकदम कहर मचा दिया। यही तो चीज समझना चाह रहे थे हम इतनी देर से, यही समझ में नहीं आ पा रही थी। तो सर आपने क्या बता दिया हमें, आपने एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट बता दिया एक तरीके से। ये जो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म था, ये जो इतनी लंबी चौड़ी कहानी आपका लिखी हुई थी, ये आपने हमारी क्लियर कर दी। बहुत बढ़िया सर। अब सर एक बात बताओ, अगर एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म आपने शब्द क्लियर कर दिया है तो सर इसमें एक केस स्टडी दे रखी है। बहुत बढ़िया, ये सर केस स्टडी क्या आप पढ़ाओगे? मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगा। क्यों पढ़ाओगे? यहां से तुम्हारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, एज इट इज केस स्टडी आपका मिलेगी पेपर के अंदर, और ये केस स्टडी आपका बेंदा के बारे में है। किसके बारे में है? बेंदा के बारे में है। इतनी बात आपको समझ में आ गई सबको? क्या इतनी बात आपका सबको समझ में आ गई? नोट कर लो एक बार, आपका आराम से नोट्स बना लो, कहर मचा दो और फिर आपका आगे बढ़ेंगे।
तो इतनी बात तो समझ में आ गई होगी सबको, लिख लिया। और ये सारे आपका जितने भी पीवाईक्यू की अब बातें बताने जा रहा हूं, इनको साथ साथ नोट्स में आपका लिखते जाना। देखो बेंदा की जो स्टोरी है ना, इससे बहुत सारी चीजें तुम्हें आपका क्या करेंगी, इंस्पायर करती हुई चलेंगी। देखो एक कैसे आपका इंस्पिरेशन स्टोरी हो सकती है कि भाई जो मतलब रह रहे हैं वहां पर आपका उनकी लाइफ कितनी स्ट्रगलिंग भरी है। देखो बेंदा क्या है, बेंदा आपका अगर इंडिया का आपका ऐसा पार्ट देखा जाएगा तो बेंदा यहाँ कहीं आपका सेंट्रल पार्ट में रहता है कहीं इंडिया के। अब सेंट्रल पार्ट में रहता है तो ऐसा मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा माना जा सकता है कि एमपी वगैरह के इलाके में कहीं पे रहता होगा, ठीक है। और बेंदा आपका जो है किसी अबुदमांज वाली आपका जगह पर रह रहा है। अगर तुम इसके गांव में जाओगे या मतलब इसके जो विलेज है जिस विलेज में ही रहता है, तो वहां पर आपका बिल्कुल एकदम घने जंगलों में जाकर मात्र तुमको कितनी हट दिखाई देंगी, 3 हट्स दिखाई देंगी। अब ये 3 हट्स जो है वो ऐसी हट्स हैं कि जहां पर अगर हम नॉर्मल किसी गांव में जाते हैं या जंगल में जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर मोस्टली आपका या तो तुम्हें स्ट्रीट डॉग्स दिखाई दे जाते हैं या फिर पक्षी दिखाई दे जाते हैं। बट बेदा का जो आपका एक पूरा 3 हट्स का शहर, मतलब शहर तो नहीं कहूंगा मैं उसे, क्योंकि वो एक जगह है छोटी सी, आपका जो विलेज भी नहीं कहूंगा उसे ये कह देंगे कि जंगल के अंदर जो आपका एक जगह है वो इतनी ज्यादा घने जंगल में बनी हुई है कि ना तो वहां पर कोई स्ट्रीट डॉग दिखाई देता है, ना ही वहां पर कोई आपका जो है किसी तरीके से कोई पॉपुलेशन है। तो बेंदा बेचारा आपका लॉइन क्लोथ पहनकर ऐसे करके, लॉइन ये वो वाला नहीं है कि शेर है ना, लॉइन मतलब छोटे कपड़े, ठीक। उसके अलावा आपका जो है छोटे से कपड़े पहनकर और हाथ में एक हथौड़ी लेकर एक्स, ठीक है, कहाँ चलता है, अपने सर्वे करने जाता है आपका, कहाँ पर, अपने एकदम घने जंगलों में आपका जा रहा होता है। फिर क्या होता है, जहां पर इसको यह बताया गया था कि जो इसकी ट्राइब है, जिस ट्राइब से ये बिलोंग करता है, वो पहले से क्या करते हुए आ रहे हैं, एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं। और इस एग्रीकल्चर को हम क्या कहते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो तुम, 9th 10th में भी तुमने पढ़ा है, इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। और बच्चा बच्चा जानता है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लैश एंड बर्न के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके अलावा आपका जो है और किस नाम से जानते हो तुम इसको, अलग अलग जगह नोमेड के नाम से भी आपका जाना जाता है, ठीक है, नोमेडिंग प्रैक्टिस, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है पेंडा, ये आपका और भी नाम है। फिर उसके अलावा रोका, ब्राजील में आपका जाने जाते हैं। तो अलग अलग नाम जो होते हैं इसके, ये नाम आपका वहां पर बताए गए हैं। तो ये क्या है, ये बहुत सारे नाम हैं जो हमें आपका पता होते हैं किसके, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के। तो इसके यहाँ पर कैसी तरीके की कल्टीवेशन की जाती थी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती थी। बेंदा और उसका जो आपका दोस्त है वो क्या करते हैं, वो आपका जाते हैं, और ये जब जा रहे होते हैं तो वहां पर जाकर इनको ये पता लगता है कि जो छोटे छोटे आपका पैचेस हैं, जो आपका पैचेस क्या होते हैं, जो झाड़ी झंकड़ जो आपका जंगलों में दिखाई देते हैं, उनको काटते हुए आगे बढ़ रहे थे। फिर उसने क्या किया, वेंदा को आपका ये देखकर बहुत खुशी हुई कि उसके आपका जंगल के अंदर महुआ के जो पेड़ हैं, महुआ बेसिकली आपका उसका तेल भी बनाया जाता है, महुआ के जो पेड़ हैं वो आपका धीरे धीरे कर क्या कर रहे हैं, फ्लावर्स के ब्लूम कर रहे हैं। मतलब आपका ऐसा समय आ गया कि अब वो आपका एकदम से ऐसा देख रहा है कि खिल उठे हैं। हाउ लकी आई एम टू बी द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल यूनिवर्स। और वो अपने आप को अपने मतलब ऐसा कर रहा है कि यार देखो मैं कितने आपका जो है कितना खुशनसीब हूँ कि जो मैं इस आपका इसमें पैदा हुआ है ना। ही थिंक्स एंड ही लुक्स टू द महुआ, पलाश एंड साल ट्रीज। महुआ के पेड़ देखता है, इसके पलाश के ट्रीज देखता है, साल के ट्रीज देखता है, और अंदर ही अंदर खुश हो रहा है वो भाई। फिर उसके अलावा क्या कहता है, वो देखता है कि Crossing the Panda in gliding motion, Benda makes his way to stream. Benda downs to scoop palmful of water. He remembers a tank Louis Lugi. अब ये लुई लुगी क्या है, एक शब्द आता है आपका लुई लुगी। कभी कभी आपका जो है जब तुमसे ये पेपर में आपका पूछा जाता है केस स्टडी के तौर पर, तो लुई लुगी क्या होता है, लुई लुगी को एक तरीके से स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। स्पिरिट ऑफ फॉरेस्ट मतलब जैसे आपका एग्जांपल के तौर पर मैं ऐसे बताऊं कि हम जब जंगल में रह रहे होते हैं तो जंगल में हमारे आपका जो है अलग अलग भगवानों को माना जाता है। फॉरेस्ट को भी आपका भगवान के तौर पर देखा जाता है क्योंकि उससे एनवायरमेंट से बहुत सारी चीजें ट्राइबल इलाके को मिल रही होती हैं। तो लुई लुगी को भी आपका जो है वो थैंक कर रहा है क्योंकि उसको स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। और क्या कह रहा है कि जब उसने आपका पानी पिया ना नदी में, ऐसा जो छोटा सा आपका तालाब जैसा था, उसमें मुंह लगाकर पानी पीता है, तो वो कितना थैंकफुल है नेचर को कि तुमने मेरे लिए आपका पानी की व्यवस्था भी की है। तो मैं जा रहा हूं तो तुमने आपका जो है महुआ पलाश के ट्रीज भी आपका जो क्या कर दिए, ब्लूम कर दिए, और मेरी जो तुमने प्यास बुझाई है इसके लिए मैं तुम्हारा क्या हूं, शुक्रगुजार हूं। द बॉयज हैव बीन ट्राइंग टू कलेक्ट गाजरा एंड कुचला। अब ये गाजरा और कुचला जो है ये मेले आने वाले समय में आपको उसके गांव के आसपास मेला लगने वाला है, तो वहां पर ये लोग क्या करेंगे, वहां पर इन चीजों को आपका इस्तेमाल कर इनके प्लांट्स को आपका लेकर जाएंगे, और इन प्लांट्स से आपका जो है बेसिकली क्या करेंगे, वो हर्ब्स जो है इनकी, उन हर्ब्स को
जब ये मधाई और ट्राइबल्स के आपका मेले में आएंगे, जो कि अगले फुल मून पे आने वाला है, जब फुल मून आएगा तब आएंगे, तो वो क्या करता है, वो देखता है कि आपका इसके हम क्या करेंगे, हम इसको बेचेंगे, हम इससे आपका बार्टर सिस्टम वगैरह इस्तेमाल करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें आपका देख सकते हैं। फिर उसने आपका जो है धीरे धीरे करके क्या किया, अपनी आंखें बंद की, और वो देखता है कि धीरे से आपका जो ये सोच रहा होता है सारी चीजें, सडनली देयर इज रसलिंग ऑफ लीव्स, बेंदा एंड हिज फ्रेंड नो इट इज आउटसाइडर हु हैव केम सर्चिंग फॉर देम इन द वाइल्ड्स। जैसे ही उसने आपका ये देखा तो एकदम से आपका कहीं झाड़ियों में से आवाज आती है, और बेंदा को ये पता लग जाता है कि अब क्या हुआ है, अब मतलब आपका कोई ऐसे जो बाहर के लोग हैं, जो बाहरी दुनिया के लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो आपका जो है बेसिकली आए हैं और हमें आपका ढूंढ रहे हैं, मेरे दोस्तों को आपका ढूंढ रहे हैं। फिर क्या करता है, वो एकदम बेंदा आपका जो है क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है कैनेपी में। कैनेपी आपका समझते हैं, जो झाड़ियां होती है, जो पेड़ के पीछे की आपकी झाड़ी होती है उसके पीछे, और फिर वो भी जैसे आपका स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट है उनके जैसे ही आपका डिसअपियर हो जाता है, स्पिरिट ऑफ फॉरेस्ट की तरह बन जाता है। इस कहानी से क्या शिक्षा सीखने को मिली, इस कहानी से ये शिक्षा सीखने को मिलती है कि जो हमारी प्रिमिटिव सोसाइटी थी, प्रिमिटिव सोसाइटी मतलब आपका प्राचीन सभ्यता, तो उस समय पर आपका जो हमारे लोग हैं वो कितनी हार्मनी में रहते हैं नेचर के साथ। हार्मनी का क्या मतलब हुआ, पीस लविंग, मतलब आपका ना तो कभी नेचर को कोई हार्म पहुंचाना, कोई भी चीज अगर हमको मिल रही है तो नेचर का शुक्रिया अदा करना। आज के जमाने का लोग आज का क्या हो चुके हैं, लालची हो चुके हैं। मैं भी लालची हूं, मतलब आपका जो है क्या करते हैं, हम अपनी आपका लालचपन के चक्कर में पेड़ काट दे रहे हैं, ये सब कुछ कर दे रहे हैं। तो भाई साहब ये सारी चीजें आपका क्या होती जा रही हैं, धीरे धीरे कर आपका खत्म होती जा रही हैं। फिर हम मदर नेचर के रिसोर्सेज को तो बहुत तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं, पर अब वो नेचर को आपका इस्तेमाल करते करते हम क्या कर दे रहे हैं, धीरे धीरे कर खत्म करते जा रहे हैं। अब दूसरा कंसेप्ट आपका यहां से निकल कर आएगा, बहुत ध्यान से देखना। अभी तक पहला कंसेप्ट आपका निकल कर आ रहा था क्या, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। अभी क्या निकल कर आया था, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। अब दूसरा कंसेप्ट यहां से निकल कर आएगा जिसको हम बोलते हैं ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। ये कौन सा कंसेप्ट है, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, नेचर में हमने ह्यूमन में हमने क्या पढ़ा था कि इंसान अभी नेचर को जानने की कोशिश कर रहा है। ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर के अंदर हम क्या जान रहे हैं, अब इंसान ने इतना ज्यादा जान लिया है कि वो अपनी आपका चीजों के चक्कर में, अपनी चीजों को बनाने के चक्कर में नेचर का डिस्ट्रक्शन भी करता हुआ जा रहा है, और ज्यादा आपका क्या होने की कोशिश कर रहा है, पावरफुल होने की कोशिश कर रहा है, जिससे वो टेक्नोलॉजिया बना रहा है। टेक्नोलॉजिया बनाकर आपका जो है बेसिकली आगे काम करता जा रहा है। अब क्या होगा, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। अब जब ये कहानी आपको समझ में आई कि भाई अब ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर हो गया, तो यहीं से अब धीरे धीरे कर एक टर्म है जो कि आपके पेपर के अंदर पूछा भी जाता है, जो कि कई बार आपके पेपर के अंदर आता है। इस पैराग्राफ से एक क्वेश्चन आपका बन के तैयार होता है कि भाई जो इंसान है, इंसान अब कहां से आपका चला गया है, स्टेट ऑफ नेसेसिटी से। ये तुम्हारे पेपर के अंदर कई बार आता है और ये कई बार पूछा भी जाएगा। स्टेट ऑफ नेसेसिटी से कहां पर चला गया है, स्टेट ऑफ फ्रीडम के अंदर चला गया है। स्टेट ऑफ नेसेसिटी से स्टेट ऑफ फ्रीडम के अंदर आपका चला गया है। अब इससे क्या करेगा, वो पूछेगा कमेंट ऑन या डिस्क्राइब, कमेंट ऑन या डिस्क्राइब a statement saying a person has moved from the state of necessity to the state of freedom। बहुत ध्यान से समझना, जब मैं कह रहा हूं कि नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन था, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन के समय पर इंसान अपनी नेसेसिटी की स्टेज में था। नेसेसिटी की स्टेज में उसको क्या क्या चाहिए था, नेसेसिटी की स्टेज में उसको बेसिक नीड्स की जरूरत थी। किस चीज की जरूरत थी, बेसिक नीड्स की आपका जरूरत थी। बेसिक नीड्स में आपका रोटी, कपड़ा, मकान या आपका अपनी चीजों को चलाने के लिए प्रक्रिया चाहिए थी। ये चीजें हो गई। अब जब वो स्टेट ऑफ फ्रीडम की तरफ चला गया, थैंक यू भैया, स्टेट ऑफ फ्रीडम की तरफ आपका चला गया, तो स्टेट ऑफ फ्रीडम में क्या हुआ, स्टेट ऑफ फ्रीडम में जब आप जाएंगे तो आप लालची बन चुके हैं। और लालची कैसे बन चुके हैं, लालची ऐसे बन चुके हैं कि अब आप अपनी चीजों को इतना ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं, आप नेचर के रिसोर्सेज को एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा आप इस्तेमाल की तरफ जा रहे हैं। तो वो क्या हो गया, स्टेट ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट आपका निकल कर आया। यही कंसेप्ट इस पूरे पैराग्राफ का निचोड़ है, जहां से पेपर में बनने की सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं, स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू द स्टेट ऑफ फ्रीडम। इससे क्या हो रहा है, वो पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर रहा है, ज्यादातर आपका जो है पॉसिबिलिटीज देख रहा है, जिससे वो क्या करे, रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सके। और इन्हीं आपका रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते करते इंसान ने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां पर आज के जमाने पर तुम इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन ना पा सको।
इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन तुम्हें हर जगह दिख जाएंगे, इंसान के जो पैर हैं, पैरों के निशान हैं, वो तुम्हें हर जगह आपका दिखाते जाएंगे, चाहे वो हेल्थ रिजॉर्ट देख लो, चाहे फिर तुम हाईलैंड्स देख लो, चाहे स्प्रॉल्स देख लो, हर जगह तुम्हें दिखाई देंगे। और इसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को इंसान ने, और जो आपका हमारे बहुत सारे आपका जोग्राफर्स हैं, उन्होंने क्या नाम दे दिया, तो इसी आपका बेसिकली टेक्नोलॉजी को, इसी टेक्नोलॉजी को पॉसिबिलिज्म का नाम दिया गया है। इसी को क्या नाम दिया गया है, पॉसिबिलिज्म का। तो एक तरीके से अगर तुम वापस आओ तो मैंने सबसे पहले क्या बोला था, सबसे पहला टर्म था एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, दूसरा टर्म क्या आ गया, दूसरा टर्म आ गया पॉसिबिलिज्म, दूसरा टर्म क्या आ गया, पॉसिबिलिज्म। अब जरा ध्यान से अगर तुम समझ पा रहे हो इसको, तो हम क्या कर रहे थे, ये जो है ये है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, ये क्या है, ये है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। और एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की जब हम बात कर रहे थे तो हम क्या देख रहे थे, तो हम देख रहे थे नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, तो हम क्या देख रहे थे, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। अब नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन वाली जो स्टेज थी, ये कैसी स्टेज थी, तो ये थी स्टेट ऑफ नेसेसिटी, स्टेट ऑफ नेसेसिटी। और ये वाली कौन सी स्टेट है, तो ये स्टेट है स्टेट ऑफ, ये कैसी स्टेट है, स्टेट ऑफ फ्रीडम। ये कैसी स्टेट है, स्टेट ऑफ फ्रीडम। तो इस स्टेट को अगर तुम समझ लेते हो तो ये कैसी स्टेट हो गई, ये हो गई तुम्हारी स्टेट ऑफ फ्रीडम। क्लियर है क्या इतनी बात, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, स्टेट ऑफ नेसेसिटी, स्टेट ऑफ फ्रीडम। और यहां पर क्या हो गया, इंसान क्या ढूंढ रहा है, इंसान पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहा है। इंसान क्या कर रहा है, इंसान पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहा है। उसके इम्प्रिंट्स हर जगह पर आपका देखने को मिल रहे हैं, और इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन एवरीवेयर, इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन एवरीवेयर। और उसके साथ साथ आपका क्या समझ में आ रहा है तुम्हें, और तुम्हें यह भी समझ में आ रहा है कि इंसान अब लालची हो चुका है, वो आपका पॉसिबिलिटीज ढूंढकर अपने लिए काम करना शुरू कर रहा है। तो विच मीन्स कि एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के बीच में अगर डिफरेंस पूछा जाए तो आई होप कि अब तुम आपका इसको बिल्कुल क्लियर करके बता दोगे। बहुत बढ़िया बेटा। अब देखो यही बातें आपका कहां पर लिखी हुई हैं, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन तक अपन आपका जो है चलेंगे, है ना। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, अंडरस्टैंडिंग द फ्रिक्शन हीट, ये वाले कंसेप्ट मैंने तुम्हें आपका समझा दिए एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के। इसके बाद ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। तो ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर में क्या हुआ, विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी पीपल अंडरस्टूड द नेचर वेल, दे मूव फ्रॉम स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू द स्टेट ऑफ पॉसिबिलिटीज या स्टेट ऑफ फ्रीडम, इस पर आपका आ जाएंगे। इसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज क्रिएटेड कल्चरल लैंडस्केप एंड इट इज कॉल्ड एज पॉसिबिलिज्म। इसी को हमने क्या कह दिया है, पॉसिबिलिज्म कह दिया है। दिस इज ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। बहुत बढ़िया सर। अब अगर मुझे आपका ये समझ में आ गया है कि ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर भी हो गया है, ये सारे कंसेप्ट आपका क्लियर होते चले गए हैं, तो यहीं से एक आपका एक और केस स्टडी निकल कर आती है। अब ये वाली केस स्टडी कौन सी थी, ये वाली केस स्टडी थी नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, जिसमें इंसान आपका प्रिमिटिव सोसाइटी में नेचर को क्या कर रहा है, नेचर को आपका हेल्प कर रहा है, नेचर की आपका क्या ले रहा है, मदद ले रहा है, नेचर को आपका क्या कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है। दूसरी केस स्टडी किससे रिलेटेड है, तो दूसरी केस स्टडी रिलेटेड है स्टेट ऑफ फ्रीडम से, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर से। ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर आपका क्या कह रहा है, इसमें एक लड़की की आपका कहानी बताई गई है जिसको हम कहते हैं कारी। और कारी आपका क्या करती है, कारी आपका ड्राइव कर कर जाती है, विंटर्स का समय चल रहा है, ट्रॉन्डहेम में वो आपका रह रही है, नॉर्वे के आसपास की ये बात है ना। उसके अलावा कारी ड्राइव कर कर जाती है, बहुत सुबह सुबह आपका जब जाती है वो तो अंधेरा हो रहा होता है, 8 बज रहे हैं सुबह के, बट फिर भी अंधेरा होता है। उसकी गाड़ी आपका इतनी अच्छी है, पावरफुल कार उसने ले रखी है कि वो जैसे ही आपका स्विच ऑन करती है तो उसकी जो आपका बेसिकली पावर लाइट है, लाइट आपका लाइट सारी आपका एकदम से लाइटनिंग कर देती है आपका रोड के ऊपर। और अगर तुम देखोगे तो उसकी कार भी आपका कैसी रहती है, हीटेड रहती है, कंफर्टेबल है वो 23 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखकर। जैसे ही वो कैंपस में पहुंचती है तो कैंपस में उसके आपका डोम शेप है, डोम शेप आपका किसका है, ये ग्लास का बना हुआ है। और ये ग्लास क्या करता है, जो ठंड है ठंड को मतलब बाहर ही बाहर रखता है, और अंदर का टेम्परेचर आपका कैसे रखता है, गर्म रखता है। तो टेम्परेचर इससे क्या रहेगा, कंट्रोल रहेगा। कारी कीप एन ऑर्चिड इन सच हार्श वेदर, कारी कीप एन ऑर्चिड ऑन हर डेस्क, और उससे क्या करती है, वो ट्रॉपिकल फ्रूट्स को आपका एंजॉय कर रही है। अब ट्रॉपिकल फ्रूट्स ज्यादा कौन से होते हैं, खट्टे वाले फ्रूट्स। ट्रॉपिकल से आपका जब जाते हैं तो ट्रॉपिकल्स में जितने भी आपका हमारे फ्रूट्स, ग्रेप्स वगैरह हो गए, संतरे हो गए, ये सारे फ्रूट्स को आपका एंजॉय कर रही है। एंड विद अ क्लिक ऑफ माउस, कारी आपका क्या करती है, कारी का एक दोस्त है जो कि न्यू दिल्ली में आपका रहता है,
सिर्फ एक आपका माउस की मदद से एक क्लिक करती है और वीडियो कॉलिंग वगैरह भी आपका कर सकती है, अपने कलीग के साथ क्या हो सकती है, कनेक्ट हो सकती है। और वो कभी कभी क्या करती है, अपनी एक फ्लाइट लेती है जो कि लंदन जाती है, और लंदन से फिर आपका रात को ही वो वापस आ जाती है, जिससे वो अपना एक टेलीविजन सीरियल जो आता है वो आराम से एंजॉय कर सके। और उस टेलीविजन सीरियल को एंजॉय करते करते वो आराम से, अब जबकि वो 30 ईयर ओल्ड इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है ना, और शी इज 50 फिटर एंड लुक्स यंगर देन मेनी। अब जब देखोगे तो कारी आपका 58 की है, और वो दूसरी आपका एज के जितने भी, जैसे हम आपका लोग हैं, हमारी एज में अगर कोई 35 का है तो उससे भी कारी आपका क्या लग रही है, यंग लग रही है। अब इससे क्या समझ में आया, टेक्नोलॉजी कैसी, एक तो सबसे पहले डोम बना लिया, डोम में टेम्परेचर आपका कन्वर्टेड है। दूसरा, कार अच्छी बना ली, कार आपका अच्छी बनाई, उससे क्या हो सकता है, आराम से यूनिवर्सिटी पहुंच सकती है वो अपनी। लैपटॉप वगैरह बना लिए हैं, मोबाइल वगैरह बना लिया, माउस बना लिया, जिससे क्या होगा, जिससे वो कनेक्ट हो सकती है अपने दोस्त के साथ। फ्लाइट बन गई है, फ्लाइट से आपका क्या हो रहा है, जब भी मन करेगा लंदन जाएगी, शाम को वापस आ जाती है, आराम से अपने घर में आकर आपका टेलीविजन सीरियल देख रही है। ट्रॉपिकल फ्रूट्स आपका जो ट्रॉपिकल रीजन में मिलते हैं वो उसको ऊपर टेम्परेट रीजन में मिल पा रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है किस चीज का, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इस चीज का कि अब इंसान की जो जरूरत है वो ज्यादा बढ़ती जा रही है, वो फ्रीडम की तरफ जा रहा है। नेचर को वो अब अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहा है, ना कि नेचर के हिसाब से इंसान चल रहा है। आई होप कि ये दोनों केस स्टडी आपका, एक नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन की और एक ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर की, क्लियर होंगी तुम्हें, और तुम्हें पॉसिबिलिज्म और जो आपका न्यू डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट था वो भी क्लियर होगा। ठीक है, आई होप कि इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम चलते हैं आपका कहां पर, अब हम चलते हैं तीसरे आपका पार्ट की तरफ, जिसको हम न्यू डिटर्मिनिज्म का नाम भी देते हुए चलते हैं। जिसको हम क्या नाम देते हैं, जिसको हम न्यू डिटर्मिनिज्म का नाम भी दे रहे हैं। अब एक तीसरा कंसेप्ट आता है न्यू डिटर्मिनिज्म। अब जैसे बहुत सारे आपका बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन रहता है कि सर न्यू डिटर्मिनिज्म क्या है, तो पेपर में सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन जो आपसे एमसीक्यू पूछेंगे वो ये पूछेंगे कि जो न्यू डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट है इसको और किस नाम से भी जानते हैं, तो इसको मध्यम मार्ग के नाम से भी आपका जाना जाता है। मध्यम मार्ग के अलावा इसको स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, सर बहुत बढ़िया। अब जरा बहुत ध्यान से समझना, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, या फिर आपका हम क्या कह रहे हैं, मध्यम मार्ग, या फिर हम क्या कह रहे हैं इसको, या फिर हम इसको आपका जो है न्यू डिटर्मिनिज्म का नाम दे रहे हैं। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन पूछेगा कि न्यू डिटर्मिनिज्म का जो कंसेप्ट है ये किसने दिया है, तो इसको दिया है ग्रिफ्ट टेलर ने। ग्रिफ्ट टेलर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने न्यू डिटर्मिनिज्म के कंसेप्ट को आपका समझा। इनका कहना यह था, अगर तुमसे बेसिक सी भाषा में आपका बात करूं, इनका कहना यह था कि ना तो इंसान को कंप्लीट नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन की तरफ जाना चाहिए, ना तो कंप्लीट नेसेसिटी ऑफ या स्टेट ऑफ नेसेसिटी में जाना चाहिए, और ना ही कंप्लीट आपका जो है पॉसिबिलिज्म वाली साइड जाना चाहिए जहां पर स्टेट ऑफ फ्रीडम है। उसको बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। इसी बीच के रास्ते को उसने मध्यम मार्ग दिया, और मध्यम मार्ग का कंसेप्ट कौन बता कर गए, ग्रिफ्ट टेलर आपका बता कर गए। उन्होंने बोला इट इज द मिडिल पाथ बिटवीन एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। The concept shows that neither is there a situation of absolute necessity nor is there a condition of absolute freedom। हमें ना तो कंप्लीट एनवायरमेंट की आपका सुननी है और ना ही कंप्लीट एनवायरमेंट को टेक ओवर करने की कोशिश करनी चाहिए, हमें बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। और इसी में एक बहुत बड़ी आपका केस स्टडी दे रखी है ट्रैफिक लाइट की। ट्रैफिक लाइट में आपका उसने 3 ट्रैफिक लाइट की बात करी है। एक तो उसने बात करी आपका रेड की, जहां पर हमें गो मतलब स्टॉप करना चाहिए, जहां पर हमें क्या करना चाहिए, जहां पर हमें स्टॉप करना चाहिए, स्टॉप की बात कर रखी है। ठीक है, इसके अलावा एक आम्बेर लाइट की बात है, वेटिंग की बात कर रखी है, और एक ग्रीन लाइट की बात है जहां पर आपका गो का सिग्नल हमें मिल जाता है एनवायरमेंट की तरफ से। तो एनवायरमेंट भी क्या कर रहा है, एनवायरमेंट भी हमें आपका जो है बेसिकली टाइम टू टाइम बता रहा है कि तुम कहां पर आगे की तरफ जा सकते हो, कहां पर रुकना चाहिए, कहां पर आपका तुम्हें थोड़ी सी सहूलियत देनी चाहिए। एंड द न्यू डिटर्मिनिज्म मेंटेन्स बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड द नेचर। अब ये तुम्हें आपका क्या करना है, ये तुम्हारी आंसर राइटिंग के तौर पर तुम्हारे पॉइंटर्स काम आएंगे। तुम्हें पॉइंटर्स तुम्हारे आपका कहां पर काम आएंगे, ये आंसर राइटिंग में तुम्हें काम आ जाएंगे। आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी। चलो बहुत बढ़िया। अब अगर तुम्हें ये वाले कंसेप्ट भी आपका क्लियर होते हुए चले गए हैं, ये वाले कंसेप्ट भी आपका क्लियर होते चले गए हैं, तो इसका मतलब मैंने तुम्हें आपका एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट बता दिया, न्यू डिटर्मिनिज्म, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म भी आपका जो है हमें समझ में आ गया। अब इसमें एक बहुत ही बढ़िया जो मैं तुमसे चाहता हूं कि तुम इसको समझो भी और तुम इसको देखो भी। यहां से मुझे ऐसा लगता है कि एक क्वेश्चन कभी कभी आपका पेपर के अंदर आता हुआ दिखाई देता है। इस कंसेप्ट को आपका बहुत अच्छे से समझना। ह्यूमन बीइंग्स कैन कंकर नेचर बाय ओबेइंग इट। ठीक है,
अगर इंसान को कहीं पर नेचर के ऊपर कुछ ऐसा ओवर पावर करने की कोशिश करनी है या फिर नेचर को टेक ओवर करने की कोशिश करनी है, तो वो इकलौता तरीका है कि आपको नेचर को क्या करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, आपको उसको ओबे करना पड़ेगा, तभी आप नेचर को क्या कर सकते हैं, कॉन्कर कर सकते हैं। बट अब जो लाइनें आपका मैं पढ़ने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। दे हैव टू रिस्पॉन्ड टू द रेड सिग्नल्स, कैन प्रोसीड देयर परस्यूट ऑफ डेवलपमेंट वेयर नेचर परमिट्स द मॉडिफिकेशन। जहां पर नेचर आपका ये कह रहा है कि तुमको बहुत ज्यादा आपका रुकना चाहिए, वहां पर रुक जाओ, क्योंकि नेचर ये चाह रहा है कि अब वो मॉडिफिकेशंस की जरूरत में है। बहुत ज्यादा डेवलपमेंट दिक्कत दे जाएगा अगर हम डेवलपमेंट करते जाएंगे। एंड इट मीन्स द पॉसिबिलिटीज कैन बी क्रिएटेड विद इन द लिमिट्स। एक लिमिट होनी चाहिए। जैसे घर में भी हम देखते हैं ना कि मम्मी पापा हमसे कहते हैं कि तू आपका घूम के आ जा, तू आपका दोस्तों के साथ रात भर, मतलब ऐसा तो नहीं कहेंगे कि तू अपने दोस्तों के साथ रात भर घूमता रहे, एक लिमिट में वो कहते हैं। ये क्या कहते हैं कि बेटा 7-8 बजे तक 9 बजे तक अपने घर आ जाओ, आराम से अपने घर में आपका रोको, अपने घर में आपका आराम से खाना पीना खाओ, बाहर का खाना हफ्ते में एक बार खा लो पर 6 दिन अपने घर में खाना खाओ। तो कोई भी चीज़ है तो वो लिमिट्स में आपका करनी अच्छी लगती है। ऐसे ही नेचर भी क्या कह रहा है, तुमको डेवलपमेंट करनी है करो, बट लिमिट्स एक सेट कर लो। इसके अलावा क्या है, which do not damage within the limits which do not damage the environment and there is no free run without the accident। तो तुम्हें एक्सीडेंट भी नहीं होगा और तुम आराम से आपका रुक जाओगे। अब सुनना बहुत ध्यान से, क्या कह रहा है वो, द फ्री रन विच द डेवलपमेंट इकोनॉमीज अटेम्प्टेड टू टेक हैज ऑलरेडी रिजल्टेड इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब कई बार क्या हुआ, हमने नेचर की नहीं सुनी, हमने जब नेचर की नहीं सुनी और हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे, इंडस्ट्रीज लगा दी, इंडस्ट्रीज लगाकर आपका जो है उसमें बहुत सारे आपका जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की कोशिश की गई। इंडस्ट्रियलाइजेशन किया तो आपका क्या हुआ, धीरे धीरे आपका बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन होने लग गया। तो हम क्या कर रहे हैं, हम नेचर की बात ना सुनकर अब नेचर को आपका उसके बिना ही टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे थे। इकोनॉमिक अटेम्प्ट आपका जो है अच्छा करना चाह रहे थे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा करना चाह रहे थे। इसके रिजल्ट हमने पास्ट में देखी हैं। पास्ट में हमने क्या देखा, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन लेयर में आपका दिक्कतें हमने देखी, ग्लोबल वार्मिंग जैसी आपका चीजें हो रही हैं, ग्लोबल टेम्परेचर आपका बढ़ता जा रहा है। इसके बाद आपका जो हमारे ग्लेशियर हैं, बहुत सारे कंट्रीज के ग्लेशियर अभी खत्म हो चुके हैं। इसके अलावा जो हमारी लैंड है, जो एक्चुअली में एग्रीकल्चर लैंड थी, जिस पर हम आपका क्या कर सकते थे, खेती कर सकते थे या उसको आपका खेती के लिए यूज कर सकते थे, वो धीरे धीरे कर सिकुड़ती जा रही है। क्यों, क्योंकि हम आपका अपने घर बना रहे हैं, हम ज्यादा लालची होते जा रहे हैं। एंड द न्यू डिटर्मिनिज्म कंसेप्चुअली अटेम्प्ट टू ब्रिंग अ बैलेंस नलिफाइंग ईदर और डायक्टोमी। अब ये शब्द 2 बार आ गया, डायक्टोमी। डायक्टोमी क्या होता है, डायक्टोमी आपका मतलब होता है कि दो चीजों के, जैसे दो चीजें हैं, एक है न्यू डिटर्मिनिज्म और एक है पॉसिबिलिज्म। तो ये दोनों चीजें आपका क्या है, ये दोनों चीजें डिफरेंट हैं। इसका मतलब होता है किसी दो चीजों में सिमिलैरिटी ना होते हुए किसी भी चीज का डिफरेंसेस समझना इज कॉल्ड एज डायक्टोमी। क्लियर है क्या इतनी बात? आई होप कि इतनी बात आपका समझ में आ गई होगी डायक्टोमी तक। बहुत बढ़िया। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो अब जरा बहुत ध्यान से सुनो। अब धीरे धीरे कर हमारे पास 3 तरीके की अप्रोचेस आएंगी। ये 3 तरीके की अप्रोच को समझना ही तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली अप्रोच को हम कहते हैं वेलफेयर अप्रोच। पहली अप्रोच को हम क्या कहते हैं, वेलफेयर अप्रोच। दूसरी जो अप्रोच है इसको हम कहते हैं रेडिकल अप्रोच। इसके अलावा तीसरी जो अप्रोच है उसको हम कहते हैं बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट्स। या तो इनको स्कूल ऑफ थॉट कह दो या फिर इनको अप्रोच के नाम से भी जाना जा सकता है। बहुत बढ़िया सर इसको कैसे समझाएंगे, तो 1 मिनट रुक जाओ, अभी समझाता हूं तुम्हें। इस पे जरा ध्यान से देखो। अगर सबसे पहले मैं वेलफेयर स्कूल ऑफ थॉट के बारे में बात करूंगा, या वेलफेयर स्कूल की आपका बारे में बात करने की कोशिश करते हैं, तो जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हमारे स्कूल हैं, कुछ स्कूल से हम निकल कर आए हैं और हमने 3 तरीके के स्कूल्स को आपका समझने की कोशिश की है। यहां से कितने तरीके स्कूल है हमारे पास, 3 तरीके के स्कूल हैं। समझना बहुत ध्यान से। सबसे पहले आता है हमारे पास वेलफेयर स्कूल। सर ये क्या कह रहा है वेलफेयर स्कूल? वेलफेयर स्कूल इंसानों के वेलफेयर के बारे में या इंसानों के सोशल वेलबींग के बारे में आपका सपोर्ट करता है। बहुत सही सर। अगर इंसानों का वेलफेयर करना है तो मुझे कुछ चीजों की जरूरत भी पड़ेगी, मुझे कुछ ना कुछ तो आपका जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल पड़ेगी सर। तो उन चीजों में क्या क्या आता है देखो, उसमें आपका एक तो जो हमारे बारे में बात की गई है वो बात की गई है हाउसिंग के बारे में, कि लोगों के पास हाउसिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए। हाउसिंग फैसिलिटीज होंगी तो उससे क्या कर सकेंगे, लोग आराम से अपनी चीजों को इस्तेमाल कर सकेंगे। दूसरी चीज जो आपका फोकस की गई है वो किसके ऊपर की गई है, हेल्थ के ऊपर फोकस किया गया है। और जो तीसरी चीज है वो किसके ऊपर फोकस किया गया है, तो वो एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया है।
अब अगर तुम इसी आपका जो है कंसेप्ट को, अगर तुम इसी कंसेप्ट को आपका कहां पर देख रहे हो, इसी कंसेप्ट को अगर तुम इसमें जाकर देख रहे हो तो वो क्या कह रहा है, इन ज्योग्राफी इज कंसर्न्ड विद द सोशल वेलबींग ऑफ द पीपल, समाज के भले के लिए, समाज के वेलफेयर करने के लिए। जैसे आज हमारी गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट क्या काम करती है, जो समाज है समाज के वेलफेयर के लिए काम करती है, लोगों के लिए काम कर रही है। तुम्हारे जो डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि तुम्हारे पॉलिटिकल के अंदर रख रखे हैं, वो क्या गारंटी करते हैं, वो ये गारंटी तो कुछ भी नहीं दे रहे हैं तुम्हें, पर वो गवर्नमेंट को एक तरीके से आपका ये बताते हैं कि तुम्हें लोगों का वेलफेयर करना है, ठीक है। तो ये क्या है, जोग्राफर्स हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस अ पेपर ऑफ ज्योग्राफी, और उसमें किस चीज की इसके ऊपर फायदे में है, हाउसिंग, हेल्थ और एजुकेशन। बहुत बढ़िया, तीन चीजों की बात याद रह जाएगी, हाउसिंग, हेल्थ और एजुकेशन। अब आते हैं रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट्स के ऊपर। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो है रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट्स में, रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट के अंदर, रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट के अंदर जो तुम्हें सबसे ज्यादा फोकस करना है वो ये बात फोकस करनी है कि ये जो रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट है ये मार्क्सियन थ्योरी के ऊपर आपका डेवलप्ड है। मार्क्सियन थ्योरी आपका क्या कह रही है, इसको मैं तुम्हें 1 मिनट में समझाने की कोशिश करता हूं। मार्क्सियन थ्योरी, कार्ल मार्क्स आपका क्या कहते हैं, वो उनका कहना यह है कि मार्क्सियन थ्योरी के अंदर जो सोशल इनइक्वालिटी है, जो समाज के अंदर आपका जो एक असमानता है कि गरीब गरीब है, अमीर अमीर है, ये जो भेदभाव सोसाइटी के अंदर है, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी के पास आपका बराबर का हिस्सा होना चाहिए, सभी को बराबर की आपका प्रॉपर्टी डिफाइन कर दो और सभी के पास आपका जो बराबर की चीजें दे दो। बहुत बढ़िया। क्या मतलब हुआ इस बात का, इस बात का मतलब यह हुआ कि अगर एक देश की इकोनॉमी आपका 100 रुपए की है तो सभी को बराबर आपका इक्वली डिवाइड कर दो, 10 रुपए से इसको दे दो, 10 पैसे इसको दे दो, 10 पैसे इसको दे दो, और सभी के पास जब 10 पैसे होंगे तो कोई भी आपका यहां पर गरीब नहीं होगा, कोई भी अमीर नहीं होगा, सबके पास आपका बराबर का मौका होगा। तो जो रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट है वो ज्यादातर आपका जानना चाहता है कि जो पॉवर्टी है, जो समाज में आपका गरीबी है या डेप्रीविएशन है या फिर सोशल इनइक्वालिटी है, समाज में असमानता है, इनके पीछे के कारण क्या हैं, और इनके पीछे के कारण अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो उनको इरेडिकेट करने के पीछे आप काम करें। तो रेडिकल स्कूल मेरा मार्क्सियन थ्योरी से कनेक्टेड हो गया और इन चीजों के ऊपर आपका काम कर रहा है। लास्ट जो मेरा आपका स्कूल ऑफ अप्रोच है वो किसके ऊपर बात कर रही है, वो बात करती है बिहेवियरल स्कूल के ऊपर। बिहेवियरल स्कूल की अगर मैं बात करूंगा तो गिवन इंपॉर्टेंस टू लाइव्ड एक्सपीरियंस, परसेप्शन ऑफ स्पेस बाय द सोशल कैटेगरी। सर एक बार आपका एनसीईआरटी भी दिखा देते तो उससे हमें थोड़ा सा और आपका समझ में आ जाता। लो भैया स्कूल ये भी देख लो। वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट आपका ज्यादातर इंफेसाइज किस पे कर रहा है, तो जो लिविंग एक्सपीरियंस है, जो हम आपका इंसान के तौर पर आपका लिविंग एक्सपीरियंस देख रहे हैं, उनके ऊपर ज्यादा फोकस है उसका। और वो जो समाज में एक कैटेगरीज डिफाइन हो रखी हैं, कैटेगरीज कैसी कि उसकी जो आपका बेसिकली रेस है, अब रेस ये वो वाली नहीं है दौड़ने वाली, रेस होता है कि किस आपका बेसिकली वर्ग से, जैसे रेस मतलब आपका जो है रेसिज्म का कंसेप्ट समझा है तुमने, गोरे काले ये रेस आपका जो है हो जाती है। फिर उसके अलावा कौन से रिलीजन है, हिंदू मुस्लिम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म है ना, इस्लाम, ये सारे आपका क्या है, ये रिलीजन के तौर पर, और एथनिसिटी, किस एथनिक कल्चर से आपका बिलोंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आपका कैटेगरीज में जो हमने डिवाइड किया है, उनके ऊपर क्या लिविंग परसेप्शन हम जी रहे हैं, क्या हम उनके एक्सपीरियंस से आपका समझ रहे हैं, तो वो है हमारे बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट का पार्ट। आई होप कि तुम्हें तीनों स्कूल ऑफ थॉट आपका समझ में आ गए होंगे। अब जो हम चल रहे हैं वो कहां पर चल रहे हैं, अब हम चल रहे हैं फील्ड एंड सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इतनी बात समझ में आ गई है क्या दोस्तों, भाइयों और बहनों, क्या इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई हैं? अगर आ गई है तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताते हुए चलना कि हमें मास्टर समझ में आ रहा है जी, ठीक है, हाँ यस ठीक है। फील्ड एंड सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, बहुत बढ़िया। अब फील्ड एंड सब फील्ड की अगर हम बात करेंगे तो हम फील्ड एंड सब फील्ड को आपका समझते हुए इसमें जो आपका बेसिकली रिलेशनशिप आपका बता रखी है या एक्सपेंशन बता रखा है उसको समझने के बारे में बात करेंगे। अब जरा समझिएगा, अगर मैं तुम्हें सबसे पहले आपका क्या करूं, सबसे पहले तुम्हें आपका स्टेजेस की तरफ ले चलूं, तो ध्यान से देखो। पहले तो तुम्हें आपका शॉर्ट नोट्स दिखा दूं इसके, ताकि तुम डर ना जाओ, भाग ना जाओ। रॉयल डाइट लिख दिया। अब सुनना बहुत ध्यान से, देखो अगर मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, अगर मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि हम यहां से ये जो ब्रॉड स्टेजेस हैं थ्रस्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इसका क्या मतलब हुआ, इंसान जो है ना, इंसान एक टाइम से, मतलब हमने जो टाइम पीरियड समझा है इसमें वो कॉलोनियल टाइम पीरियड से समझा है। कॉलोनियल समझते हो, कॉलोनियल का मतलब होता है कि जब इंसान आपका क्या कर रहा था, जब इंसान एक टाइम पे आपका कॉलोनियल टाइम पीरियड से आपका जूझ रहा था।
इंडिया में ज़्यादातर आपका ब्रिटिशर्स राज चल रहा था। उसके बाद फिर 1930 के बाद फिर आपका 1950, 1950, 60, 70, 1990। अगर मैं दोबारा से आपका एक बार वही वाली पिक्चर आपको तुमको दिखा दूं, एक बार फिर से वही वाली पिक्चर आपका दिखा दूं तुमको, इस वाली पिक्चर को आपका समझो। इस वाली पिक्चर को अगर तुम समझते हो तो सबसे पहले क्या आ रहा है? सबसे पहले आ रहा है कॉलोनियल टाइम पीरियड। ओहो, ये तो लाइन ही उठ के चली जा रही है वहां पे, ऐसा थोड़ी करना था, ये तो जादू हो रहा है। आइला, मेरी शक्तियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। माँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। ठीक है, अब देखो तो अब क्या हुआ। सबसे पहले टाइम पीरियड था अर्ली कॉलोनियल टाइम पीरियड। ठीक है, अर्ली कॉलोनियल टाइम पीरियड में जिस टाइम पर जैसे वास्को डी गामा आपका इंडिया की तरफ आ रहे थे, बहुत सारे आपका यूरोपियंस कहां पर, अमेरिका की खोज करने जा रहे थे, और भी बहुत सारी चीजें आपका हो रही थी। तो अर्ली कॉलोनियल टाइम पीरियड पर सबसे पहले इस स्टेज को जाना गया है एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन क्या होता है? एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है तुम कहीं पर जाओगे, उस जगह को एक्सप्लोर करोगे और उस जगह के बारे में तुम एक डिस्क्रिप्शन बनाओगे कि वहां पर कौन कौन से रिसोर्सेज मिलते हैं, क्या वहां के लोग करते हैं, वहां पर रिलीजन क्या है, वहां का आपका क्राइटेरिया क्या है, और उस क्राइटेरिया को समझाकर तुम एक आपका पूरा डिस्क्रिप्शन उस जगह के बारे में तैयार कर दोगे। बहुत बढ़िया सर। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहली स्टेज कौन सी थी जब आप बात करोगे अर्ली कॉलोनियल टाइम पीरियड की? तो पहली जो स्टेज है उसको कहते हैं एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। अगर तुम यहां पर देखोगे तो यहां पर मोस्टली इंसाइक्लोपीडिक डिस्क्रिप्शन दिया होगा। तुम तो गूगल के जमाने के आपका लोग हो। अगर तुम देखते तो आज से पहले आपका ना इंसाइक्लोपीडिया पढ़ी जाती थी, लाइब्रेरी में एक इंसाइक्लोपीडिया आती थी, उसमें हम आपका मैप देखा करते थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, एक नंबर, मतलब जिससे आपको कहते हैं ना। और उससे क्या हुआ, उससे जो हमारे जोग्राफर हैं उनको किसी भी जगह की डिस्कवरी के लिए ट्रेड के रास्ते खुलने लग गए। ट्रेड के रास्ते कैसे खुले? जब वो कहीं पर जाते थे तो वहां से कुछ ना कुछ लेकर आते थे, अपने साथ सामान लेकर जाते थे या वहां से सामान लेकर आते थे, तो ट्रेड के आपका एक रास्ते खुलते चले गए। तो पहली स्टेज कौन सी है? एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। दूसरी स्टेज कौन सी आई? लेटर कॉलोनियल पीरियड। लेटर कॉलोनियल पीरियड को रीजनल एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है। रीजनल एनालिसिस क्या होता है? फिर से आपका 11th क्लास वाला रीजनल एनालिसिस, किसी पर्टिकुलर इलाके पर जिस रीजन में तुम गए हो वहां का एनालिसिस तुमको करना है, वहां का एनालिसिस तुमको समझना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे? कहीं पे भी जा रहे हैं, कहीं पर भी आपका एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब हम एक जगह पहुंच गए हैं, तो अब जैसे इंडिया में वास्को डी गामा आए, तो वास्को डी गामा और यूरोपियंस ने मिलकर क्या किया? उस जगह को प्रॉपर आपका एक्सप्लोर कर दिया। इतना एक्सप्लोर किया कि उस जगह की जितनी भी एनालिसिस थी वो सारी यहां पर दे दी। इसके अलावा उन्होंने क्या किया? इलेबोरेट डिस्क्रिप्शन देने शुरू किए उस जगह के। और आइडिया इस जगह पर आपका यह समझ में आया कि हम पूरी पृथ्वी को एक जैसा देख रहे हैं, बट उसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर जगह की स्टडी को आपका करते चले जाएं। बहुत बढ़िया सर, ये बात समझ में आ गई हमारे। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आते हैं आपका दूसरे फेज की तरफ। दूसरा फेज कब शुरू हुआ? 1930 से लेकर थ्रू द इंटर वॉर पीरियड। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इंटर वॉर पीरियड क्या है? इंटर वॉर क्यों बोला जा रहा है इसको? अगर तुम बहुत प्यार से आपका एक लाइन में समझना चाहते हो इंटर वॉर क्यों बोला जाता है, तो जरा ध्यान से देखना। पहला वर्ल्ड वॉर जो हो रहा था वो 1914 से 1919 के टाइम पर हुआ था, ऑल्दो 18 में आपका खत्म हो चुका था ये। ठीक है, पहला वर्ल्ड वॉर। दूसरा 1939 से लेकर और 1945 तक की टाइम की आपका बात हो रखी है। क्लियर है? तो अगर इन दोनों के बीच का तुम टाइम पीरियड देखते हो तो इन दोनों के बीच का टाइम पीरियड क्या है? तो इन दोनों के बीच का टाइम पीरियड ही है 1930s। और 1930s का मतलब हुआ इंटर वॉर। इन दोनों के बीच का जो समय है उसी को 1930s में रखा गया है, 1930s थ्रू द इंटर वॉर पीरियड। और इस जगह को आपका, इस समय को बोला गया एरियल डिफरेंशिएशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं, यहां से उठ के आता ही आता है। टीचर प्री बोर्ड में भी पूछेंगे, हाफ ईयरली में भी पूछेंगे, सब जगह पूछेंगे। मैं बताता हूं कैसे, ध्यान सुनना, एक ही बार में आपका समझ में आ जाएगा। टीचर क्या करेगा? सबसे पहले लिख के देगा स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले क्या लिख के देगा? स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन। फिर लिख के देगा एरियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, फिर लिख के देगा रीजनल एनालिसिस। ठीक है, रीजनल एनालिसिस के बाद आपका क्या लिख कर देगा? पोस्ट मॉडर्निज्म। और पोस्ट मॉडर्निज्म के बाद अगर कोई टीचर अगर मन से आपका जो है एक ऑप्शन और बनाना चाहेगा तो वो आपका लिख के दे देगा एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। अगर मान लो ऐसा आपका जो है एक ऑप्शन उसने बना दिया, वैसे तो 4 ही ऑप्शन देगा वो, और फिर तुमसे क्या कहेगा? अरेंज द फॉलोइंग क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग। अरेंज द फॉलोइंग समझ रहे हो कि सबसे पहले आपका लिख के देगा पहले इनमें से क्या आएगा। तो सबसे पहले आपका एक ऑप्शन ऐसा बनाएगा, एक ऑप्शन ऐसा बनाएगा कि ऐसे समझ लो
5 4 3 2 1। एक ऑप्शन बना देगा 1 2 3 4 5। एक ऑप्शन बना देगा आपका 2 3 1 4 5, ऐसे कर और फिर तुमसे कहेगा अरेंज करने के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, फिर हमने क्या पढ़ा? रीजनल एनालिसिस। तीसरे पर हम कहां पर आ गए? एरियल डिफरेंशिएशन में। अब एरियल डिफरेंशिएशन क्या है? एरियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, जब भी एरियल डिफरेंशिएशन को समझते हैं तो हम किसी भी जगह की यूनिकनेस के बारे में आपका जानने की कोशिश करते हैं। मान लो इंडिया है आपका जो है बेसिकली यूरोपियंस, और उन्हें यह पता लगा कि इंडिया का जो स्पाइसेस है, इंडिया का जो स्पाइसेस है ये सबसे ज्यादा फेवरेट है। तो अगर मुझे किसी जगह की यूनिकनेस के बारे में आपका जानना है, किसी जगह पर किस तरीके की यूनिकनेस है, तो वो मुझे कौन दिखाती है? तो वो मुझे दिखाती है आपका कौन? ये एरियल डिफरेंशिएशन। ये क्या फोकस करते हैं? इट फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग द यूनिकनेस ऑफ एनी रीजन एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ एंड व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। ये कैसे अलग है किसी आपका दूसरी जगह से, तो ये एरियल डिफरेंशिएशन हो गया। अब आए 1950s से लेकर और 1960s तक के टाइम पीरियड पर, जो कि अब कहां पर आया है? वॉर के बाद वाला टाइम पीरियड। इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अगर स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ तुम जाओगे ना, तो स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? ज्यादातर जो बहुत ज्यादा हमारे पास कंप्यूटर्स आ रहे थे, सोफिस्टिकेटेड लॉजिकल टूल्स आ रहे थे, या फिर आपका जो है बेसिकली अलग अलग टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हो रही थी। तो इस पूरे टाइम पीरियड को हमने क्या बोला था? इस पूरे टाइम पीरियड को हमने क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के नाम से जाना था। क्या नाम से जाना था? क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी चीजें हम मैपेबल कर रहे थे, जिससे हमारे जो आपका ज्योग्राफर्स हैं या फिर आपका जो ट्रैवलर्स हैं, उनको ज्योग्राफी समझ में आई कि अगर वो अपने मैप पर आपका चीजें देख पाएंगे तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में आसानी हो जाएगी। दूसरी चीज क्या हुई? ह्यूमन फिनोमिना आपका जो है बेसिकली इसमें इन्वॉल्व होना शुरू हुआ, और ज्यादातर हमने टूल्स बनाने शुरू किए, जिससे हम आपका अपनी जो ट्रैवलिंग है, उस जगह की आपका चीजें हैं, उनको क्या कर सकें? आसानी से आपका समझ सके। तो अगर तुम स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन को देखते हो, तो इस एज में तुम्हें ज्यादातर कंप्यूटर्स दिखाई देंगे, टूल्स डेवलप होते हुए दिखाई देंगे, टेक्नोलॉजियां आएगी, ज्योग्राफर्स आपका बहुत सारी चीजों को आपका मैप पर उतारने की कोशिश करेंगे, और ये सारी चीजें आपका कहां पर मिलेंगी? स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बहुत बढ़िया। 1970s के बाद आपका क्या होता है? यहां पर जो वो 3 स्कूल मैंने तुम्हें पढ़ाए थे अभी थोड़ी देर पहले, एक तो सबसे पहले आपका कौन सा? सबसे पहले आपका अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास ह्यूमनिस्टिक अप्रोच या फिर ह्यूमनिस्टिक स्कूल। दूसरा वो रेडिकल आपका जो है याद आ रहा होगा तुम्हें, कार्ल मार्क्स थ्योरी, मार्क्सियन थ्योरी। और फिर तीसरा बिहेवियर स्कूल। ये तीनों स्कूल आपका डेवलप्ड होने शुरू हुए। क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन हो गया। क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के बाद आपका लोगों को लगा कि नहीं, सब कुछ तो सही नहीं है, यहां पर आपका भेदभाव भी हो रहा है, लोगों के बीच में आपका असमानता बढ़ रही है, सोशल इनइक्वालिटी आपका बहुत ज्यादा बढ़ती हुई जा रही है। तो उसकी वजह से इन तीनों स्कूल्स का आपका क्या हुआ? जन्म हुआ, और फिर इनके हिसाब से आपका जो सोशल पॉलिटिकल रिलेशंस थे हमारे, या जो रियलिटी थी, वो इमर्ज होनी शुरू हुई। उसके बाद 1990s पर जाते हैं। ये मोस्टली आपका टाइम कहां पर है? पोस्ट मॉडर्नाइजेशन इन दी ज्योग्राफी। अब पोस्ट मॉडर्नाइजेशन इन दी ज्योग्राफी की जब हम बात करेंगे, तो हम मोस्टली आपका यूनिवर्सल थ्योरीज पर आने लग गए थे। यूनिवर्सल थ्योरीज जैसे पहले हाइपोथेसिस दी जाती थी। हाइपोथेसिस क्या है? जो प्रूव्ड नहीं है, तो हम मानते हुए चले आ रहे थे कि अच्छा चलो ठीक है, ये मान लिया। अब हमने क्या करा? अब हम आपका एक्सेप्टेंस थ्योरी पर आ गए हैं कि हमें एक ग्रांड जनरलाइजेशन दो और यूनिवर्सल थ्योरी दो, कि जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये यूनिवर्सल थ्योरी है, हम उसी को बिलीव करेंगे और हम इसी के ऊपर आपका जो है काम करना शुरू कर देंगे। तो लोकल कंटेक्स्ट आपका समझते गए, लोगों ने आपका फिर उन चीजों के ऊपर एम्फेसाइज किया, और ये एक पूरा टाइम पीरियड आपका निकल कर आया। क्वेश्चन भी मैंने तुम्हें बता दिया किस हिसाब से आता है, क्वेश्चन के लिए आपका तैयार रहना, ठीक है। अब आते हैं हम आपका ह्यूमन ज्योग्राफी और उससे रिलेटेड आपका जितने सोशल साइंस के अंदर क्या होते हैं, सोशल साइंस के अंदर जो डिसिप्लिन्स होते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं सोशल साइंस से रिलेटेड आपका तुम्हें क्या पढ़ा दूं, अगर मैं सोशल साइंस से रिलेटेड तुम्हें आपका जो है उसके स्कूल्स दिखा दूं, तो बहुत ही मजा आ जाएगा तुम्हें, तो ठीक है, तुम्हारी तो मौज हो जाएगी। अब देखो फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जैसे सोशल ज्योग्राफी है, तो सोशल ज्योग्राफी में सबसे पहले आपका जो है बेसिकली जो फील्ड है, सब फील्ड है, वो तो गायब है। तो सिस्टर डिसिप्लिन कौन सी है? सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में हम आपका जो है बेसिकली क्या करते हैं, हम पूरे आपका जो है सोशल जियो को आपका समझने की कोशिश करते हैं और बाकी सारी चीजें। अगर तुम्हें किसी बिहेवियरल को आपका समझना है, अच्छा ये जियो जियो आपका क्यों लिख दिया, ज्योग्राफी आपका इसको पूरा लिख लेना ताकि आपका तुम्हें आसानी से समझ में आता जाए। अगर तुम्हें ऐसा लगता जाए कि भाई ज्योग्राफी, तो यहाँ पर आपका ज्योग्राफी इंक्लूड करते चलना, बाकी जियो से तुम्हें समझ में आ रहा होगा। बिहेवियर मतलब जब हम किसी के आपका बिहेवियर के बारे में समझते हैं तो उसको क्या कहते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं।
ऐसे ही आपका जियो ऑफ सोशल वेलबींग, अभी सोशल वेलबींग के बारे में बता कर आया हूं। अभी थोड़ी देर पहले आपका स्कूल ऑफ अप्रोच पढ़ाया था, तो उसमें वेलफेयर इकोनॉमिक्स, वेलफेयर स्कूल ऑफ अप्रोच के बारे में बताया गया था। फिर था जियो ऑफ लेजर, लेजर मतलब आपका जो है बेसिकली लेजर सोसाइटी, जिसमें हम फिर से सोशियोलॉजी को आपका लेकर आते हैं। अगर हम कल्चरल की बात करते हैं, कल्चरल कैसे आपका जो है हमारी ज्योग्राफी कल्चर के साथ आपका एसोसिएटेड है, तो उसके लिए तुम्हें एक सिस्टर डिसिप्लिन पढ़ना पड़ता है जिसको कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। इसके अलावा अगर जेंडर के बारे में बात करेंगे तो जेंडर को पढ़ने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक होता है आपका सोशियोलॉजी, एक होता है एंथ्रोपोलॉजी और एक होता है आपका विमेन स्टडी। फिर आते हैं हिस्टोरिकल जियोग्राफी पर। हिस्टोरिकल जियोग्राफी मतलब हम आपका कैसे, अभी मैं तुम्हें वास्को डी गामा की कहानियां सुना रहा था, एक्सप्लोरेशन एज पर लेकर गया था, इंटर वॉर पीरियड पर लेकर गया था, तो वो सब किसके साथ एसोसिएटेड है? हिस्ट्री के साथ। ऐसे ही अगर तुम बात करोगे मेडिकल ज्योग्राफी की, तो मेडिकल ज्योग्राफी किसके साथ है? एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी आपका जो है बेसिकली सिस्टर डिसिप्लिन है। अब इसके बाद अर्बन ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। अर्बन ज्योग्राफी में अगर आपका कोई बेसिकली तुम्हें पढ़ाई करनी है तो वो अर्बन स्टडीज और प्लानिंग के साथ आपका जुड़ी हुई है। इसके अलावा अगर तुम आपका पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बात करोगे तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी मतलब बेसिकली आपका पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। और अगर इलेक्टोरल ज्योग्राफी आपका देखते हो तुम सब फील्ड में, तो वो हम कहते हैं उसको सीफोलॉजी, ठीक है। अगर तुम मिलिट्री ज्योग्राफी के बारे में बात करते हो तो उसमें आपका मिलिट्रिकल साइंस आएगा जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर तुम पॉपुलेशन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हो तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी मतलब पॉपुलेशन जो शब्द आता है वो डेमोग्राफी से आपका रिलेटेड होता है, तो ये डेमोग्राफी पे आपका आ जाएगा। ऐसे ही सेटलमेंट ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी में हम फिर से अर्बन और रूरल प्लानिंग के आपका बारे में बात करते हैं। अब हम आते हैं इकोनॉमिक्स कैसे आपका ज्योग्राफी के साथ एसोसिएटेड है, तो इसका सब फील्ड गायब है, इसी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज में बात करोगे तो रिसोर्स इकोनॉमिक्स आ जाएगा, उसी के नाम में दे रखा है। ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर में बात करोगे तो एग्रीकल्चर साइंस आ जाएगा, जिसमें हम एग्रीकल्चर से संबंधित आपका सारी बातें पढ़ते हैं। ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में बात करोगे तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स आ जाएगी, जिसमें हम अर्बनाइजेशन, फिर आपका मॉडर्नाइजेशन, ये सारी चीजें आपका पढ़ते हुए जाएंगे। ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग तो बेसिकली कॉमर्स एसोसिएट हो जाएगा इसमें, और इसमें बिजनेस स्टडीज आ जाएगा, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, ये सारी चीजें आ जाएंगी। फिर आते हैं ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म पर, तो इसमें टूरिज्म, ट्रैवल, ये सारी चीजें आ जाएंगी। और फिर आते हैं ज्योग्राफी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पर, जिसमें इंटरनेशनल ट्रेड आपका एसोसिएट हो जाएगा। सो आई होप कि ये तुम्हें आपका एक जो पूरा चैप्टर है ये समझ में आया होगा, और मेरे हिसाब से आपका मैंने पूरी अपनी कोशिश की है कि तुम्हें ये चैप्टर के बारे में जितनी आपका डिटेल्ड अप्रोच है वो सारी समझ में आए, एंड इसके अच्छे से नोट्स बनाना। और अगर फिर भी कोई डाउट्स हो या कुछ हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना प्यार ज़रूर दिखाइएगा। मैं बिल्कुल ओपन रहूँगा सजेशन के लिए। अगर कुछ गलत भी हो गया हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। रुकना नहीं है, थमना नहीं है, जब तक तुम्हें खुद को नहीं पाना है और तुम कहर मचाते रहो। मैं तुम्हारे साथ तब तक हूं जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक आपका छोड़कर ना आ जाऊं। लेडीज एंड जेंटलमैन, डोंट लेट योर पेरेंट्स डाउन, जस्ट कीप रॉकिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप स्टडिंग। एंड अगर तुमने अभी तक टेलीग्राम चैनल को आपका ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। हम 12th क्लास के टेलीग्राम चैनल पर आपका मिल जाएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, एंड जय हिंद।